करें, चाइना की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। एक्सटेंसिव स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर फोकस वो आज तक है, काफी टाइम से चल रहा है, आज तक है, और उसके इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स हम देख ही रहे हैं। अब इसको जब हम कहते हैं कि एजुकेशन पे फोकस करना है, तो उसको फिर हमें नैरो डाउन करना पड़ता है, स्कूल्स पे इन्वेस्टमेंट, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे, स्किल डेवलपमेंट के जो इदारे हैं उनके ऊपर। तो अगर कोई ऐसी चीज बीच में कूद पड़ती है जिससे हमारा रिवायती तरीका खतरे में पड़ता है, तो फिर हमें उसको बहुत गौर से देखना पड़ता है, और वही चीज है जो अभी हमारे साथ हो भी रही है। तो हम आगे चलते हैं, एक एक करके पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एआई का है क्या प्रॉब्लम, देन एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी डीप डाइव करेंगे। एआई, जब हम एआई कर रहे हैं तो ये प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने दी हुई है कि एक आपने ट्रैफिक लाइट को प्रोग्राम कर दिया है कि इतने इतने मिनट के बाद वो रेड हो जाए, इतने मिनट के बाद येलो हो जाए और ग्रीन हो जाए। तो ये प्रोग्राम सिस्टम है। इसी तरह अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत सारी बॉल्स प्रोड्यूस हो रही हैं और वो सिस्टम रेड को देख के अलग कर देता है, ब्लू को देख के इस तरफ कर देता है, तो वो भी एक प्रोग्राम सिस्टम है। ऐसे एक सिस्टम के अंदर अगर नॉलेज का एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, जिसमें आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी पिकिंग का जो सिस्टम होता है, जो ऑटोमेटेड रोबोट्स होते हैं उनको स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी पिक्चर्स दी जाती हैं कि एक राइप स्ट्रॉबेरी जो तैयार है पिक करने के लिए उसकी शक्ल कैसी होती है, और बहुत सारी उसको पिक्चर्स दी जाती हैं, उसकी बेसिस पे वो लर्न करता है सिस्टम। और जैसे जैसे उसको मजीद, ज़ाहिर है हर दफा एक ही साइज नहीं होगा, एक ही शेप नहीं होगी, एक ही तरह की लाइटिंग नहीं होगी, तो सिस्टम खुद ब खुद लर्न करता जाता है, और जो राइप हुई होती है स्ट्रॉबेरी उसको पिक करता जाता है और अपनी मेमोरी में उसको फीड कर लेता है। तो ये जो ऑटोमेटेड लर्निंग का मैकेनिज्म है और उसकी जो ये स्मार्टनेस है जिसको हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं, दिस इज एआई। अगर आप किसी चीज को इफ एल्स पे प्रोग्राम कर देंगे, जैसे हम आप में से जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की हो, इफ एल्स की प्रोग्रामिंग की होती है कि अगर ये है, लेट्स से कि अगर रेड लाइट है, गाड़ी को अगर आपने प्रोग्राम कर दिया रेड लाइट है तो रुक जाओ, ग्रीन है तो चल पड़ो, दिस इज इफ एल्स प्रोग्रामिंग। इफ इट इज रेड, स्टॉप, एल्स, मूव। अगर इसमें लर्निंग का कंपोनेंट आप डाल देंगे तो देन इट बिकम्स एआई सिस्टम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। अब ये क्या कोई नई चीज है? नॉट रियली। काफी टाइम से ही आपको, आपके पास ये है, इस तरह से जिस तरह से हम यूज करते हैं आजकल चैट जीपीटी वगैरह को, ये सिस्टम्स न्यू है। गूगल में जब आप कुछ साल पहले भी कोई चीज टाइप करते थे, तो वो जब सजेशन आपको देता था बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव टाइप, वो भी एआई बेस्ड ही था। नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, जो भी आप चीज आप देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, उसकी बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा होता है, दैट इज ऑल्सो एआई बेस्ड। ईमेल्स जब आपके पास आती हैं, कुछ कंटेंट की बेसिस पे सिस्टम पहले से उसको देख लेता है कि ये थोड़ी सी गलत टाइप की ईमेल लग रही है, इसमें कुछ शायद स्पैम लिंक्स हैं, ये क्या चीजें हैं, तो बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस नॉलेज वो स्पैम फोल्डर में उसको डाल देता है। इट इज नॉट न्यू, 15 20 साल 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ पहले भी थी। फोन में जब आप कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, तो एक तो बिल्ट इन उसकी प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होता है जो इंग्लिश वोकेबलरी की बेसिस पे होता है, बट आप कुछ टाइम उसको यूज कर लेते हैं और हम ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं इंग्लिश के लेटर्स में ही उर्दू को समटाइम्स, तो वो लर्न कर लेता है कि आप यूजुअली इस पैटर्न में लिखते हैं। तो जब आप खुद से उर्दू में कुछ लिखना चाहेंगे इंग्लिश के लेटर्स में ही, तो वो फोन आपको खुद ही बताएगा कि हाँ आप शायद ये लिखना चाह रहे हो, बिकॉज इट हैज लर्न फ्रॉम योर ओन बिहेवियर। तो ये भी कोई नई चीज नहीं है, पुरानी ही है। जिस तरह से अब एआई यूज हो रही है, द मेथड थ्रू विच इट इज एंटरिंग आवर लाइफ इज डिफरेंट, बट ये टेक्नोलॉजी इन अ वे इज नॉट दैट न्यू। अब इसमें मसला ये है, जो प्रिडिक्शंस की बात हो रही है, आज हम प्रिडिक्शंस पे बात नहीं करेंगे। करेंगे मतलब इन द सेंस प्रिडिक्ट कोई नहीं, मतलब कोई प्रोफेसी देने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, ये बताने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एंड नो बडी नोज द एग्जैक्ट फ्यूचर। दो इस वक्त स्कूल ऑफ थॉट्स हैं प्रीडोमिनेटली, जो एक्सट्रीम्स पर है। एक एक्सट्रीम ये कहती है कि पहले भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसी तरह की ये टेक्नोलॉजी है, थोड़े से टाइम के लिए हमें ये लगेगा कि बहुत चीजें नहीं है, लाइफ वैसी ही चलती रहेगी, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरी जो एक्सट्रीम है वो ये कहती है कि सब कुछ चेंज होने जा रहा है।
उसमें वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा डिस्रप्शन होने वाली है कि जितनी जॉब्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। सब कुछ एआई करने लगेगा, एक बंदा 100 लोगों की काम करेगा, सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और उसकी वजह से अब क्योंकि फराज साहब का भी यही बैकग्राउंड है जो मेरा, इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन का, तो ये जो हम जॉब रिप्लेसमेंट की बातें हम बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो तीन तरह की आप जॉब्स को ना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मुल्क में, एक जॉब को आप तीन हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहली टाइप वो है जो कि अनस्किल्ड टाइप है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई कॉग्निटिव चीजें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो रूटिनाइज नहीं है। अब जैसे ये घर में काम करने वाले लोग होते हैं, सफाई करने वाले, इस तरह के। तो एक इस तरह की जॉब हो गई अनस्किल्ड टाइप की। एक होती है जो दूसरे स्पेक्ट्रम में है, वो है कॉग्निटिव टास्क। ये रिसर्चर्स वाले होते हैं, ये इनोवेटर्स जो होते हैं, ये सारे कॉग्निटिव टास्क के अंदर आएंगे। बाकी जो बीच में रह जाते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो रूटीन का काम करते हैं। रूटीन का काम ये है कि एक ही तरह की जॉब है जो रोज रोज आपने करनी है। जो असेंबली लाइंस में लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज में जो अब रोबोट से रिप्लेस हो रही हैं चीजें। पहले अगर कोई केक बनाता था, हाथ से बनाता था, मशीन एक ही साथ आपको बना के दे देती है। तो ये वो काम है जो एक ही तरह की है। पहले उसकी डो बनेगी, डो के बाद थोड़ा सा बेक होगा, उसके बाद उस पर क्रीम आएगी, एंड सो ऑन। एक रूटीन है जो बार बार चलेगी। प्रीवियसली ये होता आया है कि जब टेक्नोलॉजी नई आती है जो जॉब मार्केट को अफेक्ट करती है, उसमें ये रूटीन वाली जॉब सबसे पहले फारिग होती है। क्योंकि अगर नई टेक्नोलॉजी आके रोबोट्स आ जाएंगे और वो आके किसी जॉब को रिप्लेस करना चाहेंगे, तो रोबोट को प्रोग्राम करना बड़ा आसान है। इधर से ये चीज पिक करो, इधर लाके सेंटीमीटर आप बता देंगे, इस स्क्वायर के अंदर फिट करो। थोड़ा सा आगे ले जाके फिर आपने बर्नर लगाया, वो केक को बेक करेगा। एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, उस क्रीम वगैरह लगा के आखिरी में पैकेट बना के आपको दे देगा। प्रोग्राम कर दिया आपने, वन बाय वन वो मशीन आपको बना कर दे देगी। अब जो चेंज है ना एआई की वजह से, इज नॉट ओनली अफेक्टिंग दीज रूटीनाइज जॉब्स जो रूटीन बेस्ड हैं, इट दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग द कॉग्निटिव टास्क। क्योंकि नॉलेज का कंपोनेंट अब आ गया है, तो ये रिसर्च भी अब खुद करने लगा है। जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ, जो आगे चल के हम देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में जब हम डीप डाइव करेंगे। तो जो पेसिमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो कहता है कि हर कुछ सब कुछ चेंज होने वाला है, वो ये कहते हैं कि जो जो लोग रूटीनाइज जॉब में थे, जो रूटीन के काम कर रहे थे, पहले उनके पास ये ऑप्शन होता था कि वो अपनी जॉब छोड़ के कोई ऐसा काम कर लें जिसमें दिमाग ज्यादा लगता हो, कुछ और चीज ऐसी कर लें जिसमें मशीन अफेक्ट नहीं कर रही। अब वो चीजें बहुत थोड़ी होती जा रही हैं जिसमें मशीन का इफेक्ट बहुत कम होता जाएगा। तो ये जो नो सेफ रिफ्यूज लिखा है वो इसी वजह से है कि लोग ये समझते हैं कि शायद लोगों के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। एक चीज और भी है, वो ये है कि जब भी कोई नई चीज आती है, तो उसके स्प्रेड की स्पीड इतनी होती है कि आप उसके लिए तैयारी कर सके। अब पहले अगर कोई चीज हाथ से हो रही थी, अब वो मशीन से हो जाती है। तो आप मशीन आ गई, अब मशीन लोग आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो फिर आप कहेंगे यार चलो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, साल डेढ़ में हम अडॉप्ट करके एक नई टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। इस वक्त मसला ये है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है, पर टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट। अभी हमें पता चला कुछ महीनों पहले ही कि साल भर पहले, लेट्स से, कि सही मानों में हमें पता चला कि एआई इज हेयर। अब हम उसको समझना शुरू कर रहे हैं और एआई कहीं से कहीं निकले चले जा रहा है। तो द ट्रांजिशन इज रियली रियली फास्ट, उसको कैचअप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वजह से लोगों का ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू है कि ये शायद ऐसा हो जाए फ्यूचर में कि हमें सबको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह की कोई ना कोई सपोर्ट देनी पड़े, क्योंकि सारी जॉब चले जाएंगी। अब मसला, रियलिटी इज कि ये भी एक एक्सट्रीम है कि कुछ भी नहीं होने वाला, और ये भी एक एक्सट्रीम है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। रियलिटी इज समवेयर इन द मिडल। देखें, इंटरनेट भी जब आया था, इंटरनेट ने बहुत सारी जॉब्स खत्म की थी, बट बहुत सारी जॉब्स नई नई लेकर भी आया था। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चीज़ें चेंज हो रही हैं। बट ये जो अमल है जिसकी थ्रू नई टेक्नोलॉजी जॉब्स को ख़त्म करता है और नई जॉब्स क्रिएट करता है, इसको इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन की टर्मिनोलॉजी में क्रिएटिव क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हम कहते हैं। जोसेफ शुम्पीटर की टर्मिनोलॉजी है।
एक तरफ जॉब खत्म हो रही होती है, दूसरी जब तरफ जॉब शुरू हो रही होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये प्रिडिक्शन है कि डिस्प्लेस होंगी 92 मिलियन जॉब्स, बट क्रिएट होंगी 170 मिलियन जॉब्स। तो जॉब्स जो क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ एआई, वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जॉब्स जो रिप्लेस हो रही हैं। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि हम उन जॉब्स की तरफ देखें जो कल को फ्यूचर है, फ्यूचर में ज़्यादा इन होंगी, ताकि हम फोकस उनकी तरफ करें और अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। तो ये बहुत ब्रीफली इस पे मैं जाऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से मैंने लिया है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर आप इसमें देखें तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो आपको बता रही है कि आपकी वर्कफोर्स एआई के लिए कितना तैयार है। जितना आप राइट साइड पे जाते जाएंगे, उतनी ज्यादा इसका मतलब हो जाएगा कि आपके लोग, आपकी वर्कफोर्स एआई के लिए तैयार है, उसने स्किल डेवलपमेंट कर ली है अपनी एआई के अंदर। जो वर्टिकल है उसमें हम बता रहे हैं कि एआई की एडवांसमेंट कितनी ज्यादा है, उसमें उसकी एडॉप्शन कितनी है मार्केट के अंदर। जितनी ज्यादा एडवांसमेंट है इकोनॉमी में और उतना ही ज्यादा एडॉप्शन है। तो इन दोनों को अगर आप साथ मिला लें कि बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड अगर नॉलेज भी हो जाए लोगों की, और साथ ही साथ एआई भी स्प्रेड हो रहा हो, तो वो सिनेरियो कहलाएगा सुपर चार्ज प्रोग्रेस। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं इकोनॉमी में, आप एआई एडॉप्शन भी करते जा रहे हैं, लोगों को भी ट्रेन करते जा रहे हैं, और ये बेस्ट सिनेरियो कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, और आपकी इकोनॉमी जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट पे इससे फायदा उठाएगी। दूसरे एंड पे हमारे पास एक सिनेरियो, जो सिनेरियो 4 है, वो है स्टॉल प्रोग्रेस। कि ना तो हमारी वर्कफोर्स रेडी है, ना कोई हम इसके अंदर एडवांस एआई को एडॉप्शन की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो बाकी जो क्वाड्रेंट्स हैं इन दोनों के बीच में कहीं पर है कि वर्कफोर्स कहीं पर रेडी नहीं है, बट जल्दी जल्दी हम एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है, सिनेरियो 2 है वो, कि आपने लोगों को तैयार नहीं किया, बट जल्दी जल्दी अब एआई को अडॉप्ट किया जा रहा है। इसका ये मतलब हो जाएगा कि लोग जल्दी जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। लेकिन अगर आप लोगों की स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट कर दें विद द हेल्प ऑफ एआई, जो अकाउंटेंट है वो एआई को यूज करके अपनी अकाउंटिंग बेहतर कर सके, जो टीचर है वो एआई को यूज करते हुए अपनी स्किल्स बेहतर कर सके, ना कि कुछ अपने काम को आसान बनाने के लिए आउटसोर्स कर दे, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो फिर सिनेरियो ऐसा बनेगा कि जिसमें आप वर्कफोर्स को तैयार भी करेंगे और साथ ही साथ फिर एआई को उसमें इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। आई डोंट नो ये लाइन किसने बीच में डाली है, मैं देखता हूँ अगर मैं इसको रिमूव कर सकूं तो। इट्स वेरी अनोइंग। देखता हूँ मैं, इरेजर होगा इसमें कहीं। ओके, दैट शुड वर्क। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियो हैं, किसी मुल्क में किसी तरह से चल रहा है, किसी मुल्क में किसी तरह से चल रहा है। हम इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में अपनी नस की बात कर लेता हूँ। नस के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि हम एआई अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं। उसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, और टीचर्स की ट्रेनिंग का भी एक कंपोनेंट है, और साथ ही साथ जो है हमारे पास स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करने के लिए कोर्स के अंदर अगर कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो भी हमारे साथ 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 चल रहा है। तो ज़रूरी है कि एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको अगर हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो वो भी एक गलत चीज़ है। जब एजुकेशन सेक्टर पे जाते हैं तो उस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं वो बिजनेस एनालिस्ट हैं, एआई मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट हैं, इस तरह के लोग हैं, फिनटेक इंजीनियर्स हैं। और जो डिक्लाइनिंग जॉब्स हैं, इसमें आप ज़्यादा नोट करें कि पहले ऐसा होता था कि टेक्नोलॉजी की आने की वजह से रूटीन वाली जॉब्स रैपिडली डिक्लाइन करती थी। इसमें कुछ रूटीन वाली भी हैं, बैंक टेलर्स वगैरह, बट साथ ही साथ डेटा एंट्री के लोग भी हैं, जो शायद उतना रूटीन का 80% काम तो होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो रूटीनाइज नहीं होंगी। तो एआई इज ऑल्सो डिसरप्टिंग सम ऑफ द कॉग्निटिव जॉब्स एज वेल। न्यू ऑक्यूपेशंस जो एआई की वजह से आई हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं इस। Dr. Ali, sorry to interrupt. Like even the skilled jobs, जी I जी। was just seeing a clip from Dubai कि एक मशीन है, उसमें आप एक हेयर स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, हम्म। और उसके बाद जब आप यू जस्ट पुट योर हेड इन, एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स सेम हेयर स्टाइल में आपकी कटिंग करके उसी तरह का
कॉम्ब करके आप अपना सर बाहर निकाल सकते हैं इन 10 सेकेंड्स। सो हालांकि समझा जाता था कि जो पर्सनल सॉर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, लाइक जैसे गांव वगैरह में लोग होते हैं जो दबाते हैं, लाइक उसकी एक एजुकेटेड फॉर्म आप कह सकते हैं कि जैसे थेरेपिस्ट होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट वो हैं, या बाल कटवाना है, खाना बनाना है, दीज आर कंसीडर्ड के ये वेरी स्पेसिफिक टू समवंस हैंड, कि कहा जाता है इसके हाथ में बहुत टेस्ट है, इस नाई के हाथ में बहुत बैलेंस है, ये बहुत अच्छे बाल काटता है, हेयर ड्रेसर। बट वो भी परफेक्टली रिप्लेस हो रही हैं एआई के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने जो एग्जांपल दी वो दूसरी साइड की थी, कॉग्निटिव वाली। डॉक्टर फराज ने जो एग्जांपल दी वो लेफ्ट साइड की थी, जो अनस्किल्ड में आ जाता है या नॉन रूटिनाइज में आ जाता है। तो बिल्कुल ये दोनों चीजों में ही अब एआई एंटर होना शुरू हो गया है। तो इससे क्या डरना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं आगे चल के, क्योंकि रियलिटी जैसे मैंने पहले कहा कि जो दो एक्सट्रीम है कि कुछ भी नहीं होगा, दूसरी एक्सट्रीम है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उसके बीच में कहीं पे रियलिटी है, उस पर हम बात करते हैं। तो ये मैंने ऑक्यूपेशंस वैसे ही आपको लिख दी हैं, ये इसलिए भी कि हमें अवेयरनेस हो, और इसलिए भी कि अगर हमारे बच्चे हैं जिनको कल हमें देखना है कि कैरियर काउंसलिंग उनकी करनी है, कि फ्यूचर में क्या जॉब्स नहीं आने वाली हैं। तो मैं अपनी आपको एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी। जैसे डॉक्टर फराज ने बताया, रिसेंटली वेंट फॉर अ पोस्ट डॉक। तो 2021 में मैंने पाइथन के इन चीज़ों के काफ़ी इंटेंसिव कोर्सेज किए, ये लर्न करने के लिए कि कोडिंग किस तरह से होती है। आर मैंने सीखा, एसक्यूएल सीखा, इस वजह से कि मार्केट में ये नई चीज़ें हैं। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन मैं इसी साथ इसको साथ साथ लेकर चलूँ स्किल सेट को, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी बरकरार रहे। एंड द मोमेंट एआई केम इन, वो जॉब सारी रिप्लेस होना शुरू हुई। एंड आई वॉज इन जर्मनी एट दैट टाइम। तो आईटी का बूम बर्लिन के अंदर, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, आईटी की बहुत जॉब्स होती थी, अभी भी होती हैं, बट वो ड्रास्टिकली कम हो गई हैं। क्योंकि आप एक चीज़ को ही करके दे दें। एक इदारा है एस्पायर पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने रिसेंटली एचईसी के साथ मिलकर बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग करवाई। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट टेक ऑल ऑफ इट। उन्होंने ये सिखाया कि एआई बेस्ड चैट बॉट आप बना सकते हैं विद जीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग और एनीथिंग। तो ग्रॉक को यूज करते हुए, चैट जीपीटी को यूज करते हुए, हम उन्होंने पाइथन के कोड लिखवाए, उसको फिर जाके गूगल कोलैब में हमने फीड किया, वहां से फिर उसको एपीआई के थ्रू ग्रॉक के साथ जोड़ दिया। अब आप अपनी मर्जी की चीज उससे पूछ रहे हैं, आपकी अपनी बनाई हुई ऐप है, आप किसी को कह सकते हैं मैंने ऐप बनाई, ये सारी बैकग्राउंड कोडिंग एआई ने करके दिया। तो एआई इज क्रिएटिंग एआई बेस्ड चैटबॉट्स, और वो बेसिकली आप उसको क्लेम कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके इंस्ट्रक्शन पे ही वो बनी है, तो यू कैन से कि हाँ ठीक है, एआई को यूज करते हुए मैंने बनाई है। तो वो जो कुछ साल पहले की बात है, 21 वॉज नॉट दैट लॉन्ग अगो, 3-4 ईयर्स की बात हो गई। तो उस वक्त जो कोडिंग की वैल्यू थी वो ड्रास्टिकली अब कम हो गई। तो इसीलिए मैं ये ऑक्यूपेशंस आपको दिखा रहा हूँ कि ये एटलीस्ट इन कमिंग फ्यूचर 5-6 साल 10 साल के लिए तो ये बिल्कुल इन है। आगे चल के क्या चीजें नहीं आएंगी वी डोंट नो, बट वो ट्रेडिशनल जो पहले वाली चीजें थी वो हमें फिर छोड़नी पड़ेंगी। वन मोर ऑक्यूपेशन डॉक्टर अली, जो हम्म। सबसे बुरी तरह मुझे लगता है इफेक्ट हुआ एआई से, दैट वाज फ्रीलांसिंग में। जो लोग सबसे पहले 80% ऑफ द पीपल हु एंटर्ड फ्रीलांसिंग वो कॉपी राइटिंग किया करते थे। यस। क्योंकि कॉपी राइटिंग बेसिकली, अगर 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 एकेडमिक राइटिंग है उसमें फिर भी हम्म। थोड़े इश्यूज हैं, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, एआई डिटेक्टेबल नहीं होना चाहिए। बट हम्म। इन कॉपी राइटिंग मोस्ट ऑफ द स्टफ वाज रिटन फॉर लाइक वेब पेजेस एंड सो, जिसमें कोई एथिकल या मॉरल इशू नहीं है अगर आप एआई यूज कर लें। हम्म। और अब लाइक मोर देन हाफ ऑफ देम आर ऑलरेडी रिप्लेस्ड। बिल्कुल सही एंड बात है। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में जब आप और मैं थे, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ लोग पर्टिकुलरली हायर किए हुए थे, डेडिकेटेड, कि जो प्रोफेसर्स के पेपर्स आते थे जिन पे ये कमेंट होता था कि इसकी अंग्रेजी को बेहतर किया जाए, वो उनके पेपर्स को प्रूफ रीड करके उनकी अंग्रेजी को बेहतर किया करते थे। और हम्म। प्रूफ रीडिंग कॉपी राइटिंग के बाद एक सबसे बड़ी मार्केट थी फ्रीलांसिंग में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक टेक्निकल स्टफ, वेब पेज डिजाइनिंग वगैरह, वो भी बुरी हम्म। तरह इफेक्ट हुआ है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जो लोग एंटर होते थे जस्ट फ्रीलांसिंग में, वो ये दो काम किया करते थे। और अब ये दो काम आई थिंक 90% कम हो गए हैं, सिर्फ 10% रह गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और भी कुछ ऐसी चीजें मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, जिससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि मतलब मामलात कुछ ऐसी जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं, जो फराज को अच्छी तरह पता है, मैं कुछ चीज़ों से ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जो लोग लोग मिसगाइड करते हैं हमारे यहाँ के, स्कूल छोड़ के स्किल सेट कर लो ये वो।
तो उन्होंने भी बड़ा नुकसान किया इस चक्कर में। लोगों को ये बताया है कि आप जाके ये कोडिंग वोडिंग सीख लें। ठीक है, कोडिंग सीखना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये नहीं देखा कि फ्यूचर है नहीं इस चीज़ का। तो आप एजुकेशन के साथ ये एक्स्ट्रा स्किल्स ले, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन आप किसी को स्कूल से निकाल कर उसको बताएंगे पाइथन सीख लो और तुम लाखों डॉलर कमाना शुरू कर दोगे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो ये किसी और टॉक के लिए, ये बात बाद में हम कर लेंगे, बट इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आई गेट इमोशनल अबाउट इट। अच्छा, ये मैं 1 मिनट जरा अपनी स्क्रीन को क्लीन कर लूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किंडर गार्डन में हम ना लाइनें लगाए जा रहे लोग, चले कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखें। अब ये वाली जो चीज है, इसका मैं बैकग्राउंड, 2019 में हमने एक वर्कशॉप करवाई थी इधर नस्ट के अंदर, विद कोलैबोरेशन ऑफ 2 अदर इंस्टीट्यूशंस, बिग इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। उस वक्त भी यही बात थी कि एआई का लेबर फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। उस वक्त मैंने एक बात की थी जिसकी वजह से पैनलिस्ट थोड़े से ना अनईज फील किया उन्होंने। दे वर मेकिंग फेसेस लाइक ये क्या, ऑटो ड्रिवन कार्स जो ऑटोमेटिकली चलती हैं, एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार होती है ना, जो ऑटोमेटिक चलती है कार। सेल्फ उसके ऊपर ड्राइविंग बात कार्स। हुई कि पाकिस्तान, सॉरी, सेल्फ ड्रिवन कार्स, यस। तो अ, उसके ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान में आ जाएंगी तो क्या होगा। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि पाकिस्तान में क्यों लाना है उनको, मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है, उसकी वैल्यू एडिशन क्या है। एक सेल्फ ड्रिवन कार की पाकिस्तान में क्या वैल्यू एडिशन है। एक एक चीज को हटा के कि वो अमीर लोगों को बेनिफिट देगी, कि अगर किसी अमीर को मीटिंग में जाना है, उसके पास टाइम नहीं है लैपटॉप पे काम करना है, तो सेल्फ ड्रिवन कार चलती जाएगी और वो बैठ के काम करता रहेगा। वो तो ड्राइवर भी कर सकता है। तो ड्राइवर, बाहर मुल्कों में ड्राइवर एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से सेल्फ ड्रिवन कार्स उनको चीप पड़ती हैं। हमारे यहाँ ड्राइवर तो चीप है और उसको ज़रूरत भी है, हमारे यहाँ पुअर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हमें वो टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए जो अमीर मुल्कों की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वैल्यू एडिट करती हैं, आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं, आपकी कॉस्ट को कम करती हैं। सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे यहाँ नुकसान ज़्यादा दे देगी। यू हैव टू लुक एट द नेट बेनिफिट। जब आप एक टेक्नोलॉजी को ले आए जस्ट बिकॉज देर इज अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, आपको देखना पड़ेगा कि उसका नुकसान कितना है ओवरऑल और फायदा कितना है, और फायदा हो किसको रहा है। इसी तरह की कुछ चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉल सेंटर्स की आप बात करें, एआई के आने के बाद बहुत ज्यादा कॉल सेंटर्स को उन्होंने बंद किया, रिप्लेस कर रहे हैं एआई के साथ, क्योंकि एआई इज मच चीपर। लेबर को वहां पे हायर करना सर्विसेज के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उन्होंने फिर उसको रिप्लेस किया है एआई के साथ। बट ये बात हो रही है लोकल कॉल सेंटर्स की। बड़े मुल्कों में ज्यादातर में ये कस्टमर सपोर्ट वाली चीज को आउटसोर्स करते हैं, इंडिया में, फिलीपींस में, इधर उधर। अब ये चीज अगर फ्लिप कर दें फिलीपींस के ऊपर, तो उनके पास चीप लेबर फोर्स है जो ट्रेंड है इस चीज के ऊपर काम करने के लिए। वहां पे एआई को लेकर आने का शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट हो, बट नेट इफेक्ट विल बी नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों को अनएम्प्लॉय कर देंगे और जो कंपनीज है वो थोड़ा बहुत फायदा उठा लेंगी बिकॉज ऑफ एआई। एंड वी नो वेरी वेल कि जब मैं एचबीएल को कॉल करता हूं और वो एआई बॉट बोलना शुरू करता है, तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार ये सीधी बात कर लो, खुदा का वास्ता मुझे एक छोटी सी चीज़ है वो कर लेने दो। वो अच्छी तरह एआई मुझे यूं घुमाएगा और आखिरी में जाके कहेगा भाई कस्टमर सपोर्ट वाले से बात कर लो। तो कस्टमर सपोर्ट, ह्यूमन कस्टमर सपोर्ट इज बेटर इन दैट सेंस, अगर वो चीपर है अवेलेबल। तो फिलीपींस के पास अगर 1.3 मिलियन पॉपुलेशन है जो इस चीज़ में ट्रेंड है, तो व्हाई नॉट। वी डोंट नीड एआई इन दैट सेंस। इसी तरह लीगल डॉक्यूमेंट्स जो यूएस और यूके में लीगल सिस्टम्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स इन्वॉल्व होती है, जूनियर क्लर्क एसोसिएट्स की, जूनियर लीगल एसोसिएट्स की, जो केसेस को पढ़ के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, बहुत हैवी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, केसेस को अलाइन करना, कौन सा केस किस प्रीवियस केस के साथ मैच करता है, कौन सा रूल इस पे अप्लाई होता है, एंड सो ऑन। एआई इज रिप्लेसिंग दैट वेरी वेरी फास्ट। आप उसको केस दे दें, उसके पास पूरी रिपोजिटरी मौजूद है। और ये हम यूके यूएस की बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास नस के अंदर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नेशनल सेंटर फॉर एआई, एनसीएआई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बना के दिया है। तो जितनी हमारी केसेस की रिपोजिटरी है,
वो एआई के सिस्टम में उन्होंने डाल दी है। तो किसी को भी अगर ये मैच करना हो कि प्रीवियस केसेस में कौन सा नया केस आया है, मुझे मैच करना है प्रीवियस केसेस के साथ, यू जस्ट गिव इट द पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वो सारी लिस्ट आपको बना के दे देगा। दिस इज व्हाट यूएस एंड यूके आर ऑल्सो डूइंग राइट नाउ। इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमेशा बड़ी कंपनीज में दो तीन इंटरव्यूज होते हैं। पहला इंटरव्यू आपसे जूनियर एचआर का कोलीग उनका करता है, जो बेसिक चीज़ें आपसे पूछता है और शॉर्ट लिस्ट करता है आपको कि नेक्स्ट स्टेज पे आपको जाना है कि नहीं। यूएस में ऑलरेडी ये जो जूनियर एचआर वाला काम है वो एआई से करवा दिया उन्होंने। तो आप जब भी कोई अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो आपको एआई बेस्ड एचआर इंटरव्यूअर के साथ जोड़ दिया जाएगा। वो आपके आंसर्स की बेसिस पे मजीद क्वेश्चंस पूछेगा, पांच छह क्वेश्चंस। आपकी वीडियो ऑन होगी, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह उस पर चेक होता रहेगा, और वो फिर एक छोटी सी समरी बना के सीनियर एचआर रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा कि आपको इसको फ्यूचर में इंटरव्यू करना चाहिए, क्या ये जॉब के साथ मैच करता है कि नहीं। तो ये तो एडवांस कंट्रीज में हो रहा है। बट इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में लीगल सिस्टम्स के अंदर इनफॉर्मल सिस्टम्स बहुत सारे मौजूद हैं। बहुत सारी डॉक्टर चीजें अली, डॉक्यूमेंट। सॉरी, जी। we have like 15 more minutes left for the talk. हम्म। It's like great to hear, लेकिन जाहिर है we are time bound, तो should we turn to academics? चले वहां चलते हैं, ठीक है। तो इसमें बस लास्ट थिंग ये है कि जो हमारा लीगल सिस्टम है, दैट इज नॉट वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। तो ऐसे सिस्टम में शायद एआई का आना इतना आसान भी नहीं है और शायद इतना फ्रूटफुल भी नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू, उनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं, डेवलप के डिफरेंट हैं। दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक विद दिस स्लाइड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एआई इफेक्ट्स लर्निंग के ऊपर क्या है। तो इसमें हमारे पास होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट है एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस में आप स्कूल भी ले लें, टीचर्स भी ले लें। तो एक एक करके इनको हम देखते जाते हैं कि एआई इनके ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहा है, जो हम रियल लाइफ में देख रहे हैं। ये किताबी चीज़ें नहीं है, ये हम रियल लाइफ में डॉक्टर फराज, मैं और जितने बहुत सारे मैं देख रहा हूँ टीचर्स हमारे पास मौजूद भी हैं। बाद में क्वेश्चन आंसर में दे कैन ऑल्सो शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो टीचर्स क्या अभी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, वो ये है कि असाइनमेंट्स में हमें ऑथेंटिक वर्क किधर है वो नहीं पता चल रहा। हर चीज़ ऐसे लगती है अब, अगर नहीं भी किया होता, किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, तब भी ऐसा लगता है कि शायद एआई से कराया होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है अब कि हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि काम ऑथेंटिक है या एआई से करके दिया। दूसरा इसमें चैलेंज ये भी है साथ ही साथ कि जब आप टर्निटिन की तरह की कोई फैसिलिटी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं फॉर एआई डिटेक्शन, उसमें फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का ये मतलब है कि वो आपको बताएगा कि एआई से लिखा हुआ है, बट वो ये नहीं डिफरेंशिएट करेगा। समटाइम्स एआई से लिखा नहीं भी होता, तब भी वो एआई बता देता है, चलें इसको माइनस कर देते हैं। बट अगर किसी ने सारा डॉक्यूमेंट खुद लिखा है और ग्रामरली से उसने कहा है कि जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही कर दो, और वो सेंटेंस स्ट्रक्चर सही किया है, टर्निटिन आपको बताएगा कि 90% एआई है। तो Yes. अब ये मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने में कि वाकई में 100% एआई ने लिखा था या सिर्फ लैंग्वेज एडिटिंग हुई है। अब हमें दूसरा चैलेंज ये है कि एआई इंटीग्रेशन हमें लर्न करनी पड़ी। तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा है टीचर्स को इस समझने के लिए कि एआई को हम कैसे यूज़ करें और नेगेटिव एआई के यूजेज को किस तरह से स्टॉप करें। जब हम बहुत ज़्यादा एआई से अपना काम करवा रहे हैं तो फिर एक अजीब सी फीलिंग ये आती है जो आएगी बाद में। फॉर्चुनेटली बाद में ऐसा लगेगा कि यू आर एक्चुअली असिस्टिंग एआई रादर देन एआई असिस्टिंग यू। तो एआई ने जो काम करके दे दिया, आप उसको सिर्फ ह्यूमन टच दे रहे हैं एंड देन यू आर यूजिंग इट। तो आपकी जो ऑटोनॉमी थी, क्लासरूम में प्रेजेंस थी, वो कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है स्लोली स्लोली। और जो एक चीज़ हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं अब क्लासरूम्स में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि बच्चों का देखें, कुछ 10-20% बच्चे अभी भी सीरियस है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट मेजॉरिटी जो एक प्रोपोर्शन होता था पहले नॉन सीरियस स्टूडेंट्स का, अब वो बढ़ता जा रहा है। क्लासों में इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे, उनको पता है कि मैं 3 घंटे की क्लास के नोट्स किसी से लूंगा, उसको मैं पीडीएफ में डाल के एआई को दे दूंगा, मुझे समरी करके दे देगा। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन द क्लास एनी मोर। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो सिग्निफिकेंटली हमें अफेक्ट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, कुछ नहीं भी करती।
जैसे क्विज़ेस को चेक करना, ये सारी चीज़ें हैं, हम असिस्टेंट से भी नहीं करा सकते तो एआई तो छोड़ ही दें। बट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपको लिटरेचर ढूंढने में आसानी पैदा करते हैं एआई के। उससे काफ़ी का टाइम आपका सेव होता है। रिसर्च आइडियाज़ पहले नहीं आते थे, अब आप एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। क्लॉड है, इसी तरह ग्रॉक है, आप चैट जीपीटी थोड़ा सा जनरलाइज्ड है। क्लॉड आई फाइंड मच बेटर क्योंकि वो क्रिएटिव राइटिंग थोड़ी बेहतर करता है। आप उससे ब्रेनस्टॉर्म करें तो बहुत अच्छे आपको आइडियाज देगा, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। इसी तरह अगर आपको दो डिफरेंट क्लासेस के लिए एक ही लेक्चर कंटेंट है पर थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाना है, तो उसमें भी एआई आपकी हेल्प कर देता है। आप बिल्कुल रोबोट की तरह एक ही चीज़ को रिपीट ना कर रहे हो, तो एआई आपको हेल्प करने से उसको रिवाइज करें। और फाइनली ये भी है कि आप एआई बेस्ड टीचिंग असिस्टेंट बना सकते हैं कि वो आपके कोर्स मटेरियल से क्विजेस बनाए और असाइनमेंट बनाए, इवन स्लाइड्स आपको बनाकर दे दे। तो मैं आई पर्सनली डोंट लाइक इट, क्योंकि जब तक मैं अपने हाथ से नहीं लिखूं तो क्लास में मेरे मुझे नेचुरल फीलिंग नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है मुझे कि मैं स्लाइड को रीड कर रहा हूँ। तो एआई आई डोंट यूज इन दैट सेंस, बट मैनी पीपल लाइक इट, तो गुड फॉर देम। अच्छा, ऐसी इंस्टीट्यूशंस के लिए भी यही मसाइल हैं, कुछ चीज़ें रिपीटेटिव हैं तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मसला ये है कि असेसमेंट्स अब एआई रेडी नहीं है। उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ हम फोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप एआई को लर्न करो, और दूसरी तरफ एग्जाम हमने पुराने तरीके के रखे हुए हैं। मैं उसको इस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ कि आप मैथमेटिक्स की, एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे हैं। आपने बच्चे को साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दिया, उसमें सारी कैलकुलेशन उसको सिखा दी। एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेटर ले लिया, कह रहे हैं कि भाई अपने दिमाग से लिखो, तो वो कैसे लिखेगा? तो जैसे ओपन बुक एग्जाम होते हैं, कोई नई चीज तो नहीं है, ओपन बुक एग्जाम बहुत पुराने होते हैं। आप उसी तरह की कोई आपको असेसमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओरल एग्जाम्स की तरह कोई इस तरह की चीजें हों जो आपको एआई लर्निंग के साथ कंपैटिबल हो। अभी के जो सिस्टम्स हैं बहुत पुराने हैं। दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर आप एआई को एजुकेशन सिस्टम में एम्बेड कर भी दें, तो जिन जगहों पे इंटरनेट और कंप्यूटर के एक्सेस नहीं है वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो ये डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप एआई यूज़ ना करें। सॉल्यूशन उसका ये है कि आप उनको डिजिटल एक्सेस दे दें, इंटरनेट एक्सेस, कंप्यूटर एक्सेस दे दें, ताकि वो भी इन टूल्स को यूज़ कर सकें और अब रैपिडली इंक्रीज कर सकें अपनी लर्निंग को। कुछ जगहों पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पुश है कि टेक्नोलॉजी को फायदा होगा क्या। तो जब आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, कॉस्ट भी लगेगी, लोगों को समझ भी कुछ नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो डेवलपिंग कंट्रीज में इस वक्त हो रही है। एंड डॉक्टर अली, जस्ट अ अपॉर्चुनिटीज में पॉइंट टू ऐड, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ। जस्ट अ हाँ। पॉइंट टू ऐड कि ऑलरेडी पाकिस्तान में इवन बिफोर एआई जो एक स्किल मिसमैच था बिटवीन आवर ग्रेजुएट्स नॉलेज और मार्केट डिमांड, वो बहुत बड़ा था। एंड आफ्टर एआई दैट इवन वाइडेंड। बट अनफॉर्चुनेटली आप 2 से 3 साल से देखें तो हायर एजुकेशन कमीशन या इन अथॉरिटीज ने करिकुलम को एआई को मद्देनजर रखते हुए रिवाइज करने की अभी तक कोई जनरल या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। ना खुद कोई नया करिकुलम बनाया है और ना यूनिवर्सिटीज को कोई एडवाइस दी है, हम्म। विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग कि हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसी है विच इज मिसडायरेक्टेड। एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की कराची में, पाइट की, तो वहां पे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े, सबसे बड़ी जो आईटी की कंपनी है उनके सीईओ आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इशू ये है कि सीएस और आईटी के जो स्टूडेंट्स आप हमारे पास भेजते हैं अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 यूनिवर्सिटीज, उनको वो चीज आती ही नहीं जो हमें चाहिए होती है। हमें पहले 6 से 8 महीने उन्हें पढ़ाना पड़ता है। और तब ये हाल था, और उसके बाद तो 2 साल में एआई आ गया। हम्म। अब तो स्किल मिसमैच बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि प्रोडक्टिविटी गैप बहुत बड़ा आ गया। हम्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये सिर्फ ये जो करिकुलम वाली ये मेरा जो रोना है पर्सनल अपने बच्चों को लेके, वो आपको पता ही है, उस पर डीप में नहीं जाते, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन जो लास्ट बात लिखी हुई है ना इधर स्लाइड में, वो इसी चीज को लेकर है। एआई गिव्स यू दिस अपॉर्चुनिटी कि आप जरा ये समझ लें पहले कि जो 8 साल का बच्चा है उसको क्या देना है आपने, उसके जहन के अंदर कितना कर सकता है। क्या जो बस्ता लेकर वो जा रहा है सुबह सुबह, क्या वो सारी चीजें उसको उसके जहन में रहेंगी भी कि नहीं। तो एआई विल गिव यू दिस
परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट चाहिए, क्या 10-11 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, ये 4-5 से भी काम चल जाएगा। तो एआई कैन रियली हेल्प यू डू दैट। ये तो आपकी होगी अपॉर्चुनिटी वाली साइड। स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है, एक तो बहुत ज़्यादा 100% डिपेंडेंसी है। मैं उसकी अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने पॉवर्टी का कोर्स पढ़ाया लास्ट सेमेस्टर। उसमें क्योंकि एआई एआई बहुत ज़्यादा था, हमें बहुत सारी मीटिंग्स में बताया गया कि एआई को आपने इनकॉर्पोरेट करना है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक असाइनमेंट पहले से डिज़ाइन किया हुआ था, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने उनको कहा कि आप चैट जीपीटी से पूछ के उनको लिस्ट दे दी पॉवर्टी इरेडिकेशन की, जितनी भी अभी तक मेथड्स यूज हुए हैं दुनिया भर में, उनमें से कोई एक पिक करो और एआई से ये करवाओ कि वो आपको पॉवर्टी इरेडिकेशन की कोई पॉलिसी बनाकर दे दे। मुझे असाइनमेंट में पहले राउंड में आपने ये बताना है कि प्रॉम्प्ट क्या था, उसने एआई ने क्या आउटपुट दिया, कॉपी पेस्ट कर दो। और तीसरे सेक्शन में आप ये बताओ कि आपने उससे क्या लर्न किया, कि उसने सही दिया आउटपुट कि नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। सेकेंड राउंड में फिर हमने एक स्टूडेंट का, ए स्टूडेंट का उठा के बी को दे दिया कि तुम इसका एवेल्युएट करो, प्रॉम्प्ट सही था कि नहीं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखा दी हमने साथ में। पॉवर्टी की जो जो स्किल इरोजन की, मैं डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, कि जो तीसरा पार्ट था ना असाइनमेंट का कि खुद करना है, वो भी एआई से करा दिया। सेकंड वाला पार्ट जो एआई ने उसको दिया था, वो उठा के दूसरे एआई के एजेंट को दिया, उसको कहा कि जरा ह्यूमनाइज करके दे दो। बट दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव। बच्चे, मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि 20% आर स्टिल सीरियस, पर 80% आर दोस्त जो कि एआई की वजह से बिल्कुल ही उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया, ऐसा लगता है। जहां मौका मिल रहा है उसको एआई को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, विच इज समथिंग दैट वी शुड लुक इनटू वेरी सीरियसली। आप इस वजह से हो क्या रहा है कि आप एम्प्लॉयबल लोग नहीं जनरेट कर रहे, आपके जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयबल एनीमोर। तीसरा मसला ये भी है कि जब आप एआई को डिटेक्ट कर लेते हैं, मेरे पास से 2 स्टूडेंट्स रोते हुए गए, हालांकि मैं कोई चीखा चिल्लाया नहीं था, आई जस्ट फाउंड आउट कि एआई यूज किया है। मैंने उनको बुलाया, एमएस के स्टूडेंट थे, खुद करके लाके दो। वो इतना एम्बेरसिंग था उनके लिए, बिकॉज दे वर गुड स्टूडेंट्स एंड दे थॉट इट इज ओके। 100% एआई का कंटेंट जनरेट करके लाके दे दिया। तो वो जो एम्बेरसमेंट है वो भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है। तो और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी कहते हैं यार जब सारे यूज कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं फिर। ये भी हमने क्लियरली देखा कि क्विज में बैठ के बच्चा लैब में वो कॉपी क्वेश्चन को डाल के चैट जीपीटी को दे रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जाम था। चैट जीपीटी से आंसर लेके डाल रहा है। मैंने कहा तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो यार, तुम क्यों कर रहे हो? कह रहे सर सभी ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। मनी बेस। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, बट अगर इसको पॉजिटिवली यूज करें तो वो पर्सनलाइज्ड बेस। एक है जिसको हम कहते हैं खान मीगो। खान जो एकेडमी है उन्हीं का ये पर्सनलाइज सिस्टम है, जिसमें आप अपनी पेस पे उसको एज अ ट्यूटर यूज कर सकते हैं। उसके बॉट को, वो कभी भी आपको आंसर सॉल्व करके नहीं देगा, वो आपके पेस पे चलेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा कि मैथ्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, या कोई भी चीज़ आप उससे लर्न करना चाह रहे हैं। दूसरा है आर्थर एआई। अगर आप इंटरनेट पे आर्थर एआई लिखेंगे तो कुछ और वेबसाइट खोलेगा, वो ना खोलें। ये जो मैंने वेबसाइट आपको दी है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अगर यूट्यूब में जाएं और जाके लिखें माइंड हाइव आर्थर एआई, तो आपको एक इनकी जो ना एडवर्टाइजमेंट की एक वीडियो मिलेगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है स्टूडेंट को, उसकी फटीग लेवल और उसका बिहेवियर किस तरह का है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को टेलर करता है। तो ये वो चीजें हैं कि मैं टीचर हूँ, थोड़ी देर बाद बोलने के बाद मैं आई विल बी टायर्ड, मैं आपको रात को अवेलेबल नहीं होऊंगा। मेरे ऑफिस आवर्स होंगे, इन चीज़ों की कोई ऑफिस आवर्स नहीं है, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, जब आपका दिल चाहे उठा के आप लर्न करना शुरू कर दें। बट अगेन गुड थिंग इज, ये गुड उस वक्त होगा जब आप उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे। गवर्नमेंट के लिए इस वक्त चैलेंज यही है कि एआई अगर बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो फिर वो जो आप वर्कफोर्स जनरेट कर रहे हैं वो फिर मिसमैच हो रही है। जैसे डॉक्टर फराज ने भी बात की, वो मिसमैच है। आपने जो करिकुलम दिया हुआ है, आपने एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, उससे जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो मार्केट से बिल्कुल मिसमैच्ड है। उनको मैच करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव यूजेस भी हैं एआई के। जो लोग इसको एज साइकोलॉजिस्ट यूज करते थे, काफी सारे सिस्टम्स ने अब इसको बिल्ट इन कर दिया है कि वो डॉक्टर और साइकाट्रिस्ट वाली एडवाइस वो नहीं देते।
लेकिन कुछ केसेस जापान में ऐसे हुए कि सम पीपल वर रियली एडिक्टेड टू इट। वहाँ पे लोनलीनेस का बड़ा प्रॉब्लम है, एजिंग पॉपुलेशन एंड सो ऑन। तो दे वर रियली एडिक्टेड टू सम आई डोंट नो विच वन। हर रोज कंपेनियन के तौर पे सम पीपल वर इंटरेक्टिंग विद इट। एक दिन क्या हुआ कि इंटरनेट बंद हो गया फॉर 8 और 9 आवर्स, एंड दैट पर्सन एक्चुअली एंडेड अप टेकिंग हिज ओन लाइफ, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं था किसी से बात करने का। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भी इससे क्रिएट हो गई है, तो उसको स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को इससे भी बचाना बहुत ज़रूरी है। इनइक्वालिटी वाली बात हमने पहले कर ली है। रिसेंटली एक मैंने रिपोर्ट लिखी जिसमें पाकिस्तान को इंडिया, बांग्लादेश, मिलते जुलते कंट्रीज के साथ मैच किया, तो क्लियरली दिखाई दिया कि लिटरेसी में हम बिल्कुल ही सबसे ही पीछे हैं इस वक्त। तो एआई की वजह से हमें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट के लिए कि जो जबान, जिस भी एरिया में, जिस भी गांव में जो भी जबान बोली जाती है, उस जबान में एआई आपको ऐसी स्किल्स सिखा देगा जो बेसिक लेवल की तो स्किल्स हो। जो लेट से कि पंजाबी में है या किसी भी डायलेक्ट में पंजाबी की, आप उसको बता दें उसमें लिखना शुरू कर देगा। अगर उस डायलेक्ट को यूज करते हुए आप किसी को इंग्लिश सिखा सकें या बेसिक मैथ सिखा सकें, तो क्या बुरा है। और ज्यादातर लोगों के पास, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, टिकटॉक तो देख ही रहे हैं, उनको ये भी दिखा दे भाई, कोई ना कोई ऐसी चीज कर लें कि आप स्कूल नहीं जा सक रही, बच्चियां नहीं जा सक रही होती, घर में बैठ के ये चीजें कर सकते हैं, बट उसको ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। ये इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। बाकी डेटा ड्रिवन पॉलिसी, अगर आपके पास डेटा अच्छा हो जिसकी बेसिस पे आप यूज कर सकें इसको, कि एजुकेशन किधर क्या ज़रूरी है, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन मैचिंग उस तरह से हो जाएगी। पहली वाले चैलेंजेस मिलते जुलते ही हैं पहले वालों से, तो उसको रिपीट नहीं करता बिकॉज ऑफ टाइम। जो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मसला है, वो जो मसाइल है उसको चले छोड़ देते हैं। अपॉर्चुनिटी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, खास तौर पे जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर। वो अभी एक प्रोजेक्ट हमने लिखा है नस के अंदर, उसमें हम अर्ली करियर काउंसलिंग के लिए एक ऐप बना रहे हैं। वो ऐप यह है, ये है, हम मेरी जो लैब है उसके अंदर, कि हम 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स को एक गेम खेलने को देंगे, बल्कि मल्टीपल गेम्स खेलने को देंगे, क्योंकि 8th ग्रेड में हम ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे को प्री इंजीनियरिंग दिलानी है, बच्चे को क्या बायो में दिलाना है, समथिंग लाइक दैट। और वो जो डिसीजन होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो अब्बू को क्या पसंद है और अम्मी को क्या पसंद है उसकी बेसिस पे हो रहा होता है। वो ये, हम ये नहीं देखते कि बच्चे का रुझान किस तरह का है, उसका माइंडसेट किस तरह का है। तो जर्मनी से एआई ऐप वाला सिस्टम तो वहाँ नहीं था, बट जर्मनी के सिस्टम ऐसा है कि 4th क्लास से ही वो बच्चों की ग्रेड से, उनके बिहेवियर से पता चला लेते हैं कि ये बच्चे को साइंस की डायरेक्शन में डालना चाहिए, कि यूनिवर्सिटी में जाएगा और ग्रेजुएशन करेगा एंड सो ऑन। इस बच्चे को कुछ और आप स्किल्स सिखा दें जो इसमें वो एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करे, ये उसका मैथ्स मैथ्स और रिसर्च वाला माइंड नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐप बनाने के लिए प्रपोजल दिया, अभी नहीं बनना शुरू हुई है वो। उसमें होगा ये कि स्कूल्स में जाके हम 8th क्लास के बच्चों को ऐप देंगे और वो मल्टीपल गेम्स खेलेंगे। उनको नहीं पता चल रहा होगा कि उनकी इवैल्यूएशन हो रही है। दे दोज गेम्स वुड बी सॉल्व्ड ड्यूरिंग वेरियस डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। बहुत सारी तरीकों से उसको सॉल्व किया जा सकता होगा उन गेम्स को। बच्चा जो ट्रैक यूज करेगा उसकी बेसिस पे एआई ये डिटेक्ट करेगा कि इसका आर्ट्स की तरफ ज्यादा दिमाग है, बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा दिमाग है, ये चीजों को क्या बहुत ज्यादा क्रिटिकली देखता है, बहुत ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए तो वो कैसा बिहेव करता है, उसकी बेसिस पे वो डिटेक्ट करेगा कि क्या ये इंजीनियरिंग साइड पे इसको ले जाना चाहिए, या इसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाकर उस चीज में एक्सपर्ट बना दे, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एआई की बेसिस पे पेरेंट्स को मिल जाएगी कल को जाके। और मैं भी अपने बच्चों को जब हेल्प करता हूँ, इवन दो हम टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, बट 6 और 7 की कभी कभी मैथ्स की प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है समझने के लिए कि किताब ने कैसे पढ़ाया है, ताकि एग्जाम में बच्चा फेल नहीं हो, उसको उसी तरह हम बताएं। तो एआई इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट। तो हम वो क्वेश्चंस एआई से पूछ लेते हैं, जैसा वो समझाता है देन वी ट्रांसलेट दैट इनटू आवर चिल्ड्रन। तो इट इज़ वेरी यूजफुल इन दैट सेंस एज वेल। डेटा ओनरशिप के कुछ कंसर्न्स हैं कि डेटा जा किस तरफ रहा है। फराज साहब जस्ट 2 मिनट मुझे और दे दें, देन आई रैप इट अप। ओके। डेटा ओनरशिप का कंसर्न ये है कि आप जो भी उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो भी फाइल्स उसको दे रहे हैं, वो डेटा उसके पास जा रहा है। अब हम एज अ लेमैन हम ये समझते हैं, यार ये जो भी हमने सवाल इससे पूछे हैं या जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, अगर वो मेरी फैमिली के बारे में कुछ जान भी गया तो हु केयर्स।
तो उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखी है। यहाँ अभी पाकिस्तान में इसका इस तरह से एप्लीकेशन नहीं है, बट डेवलप्ड वर्ल्ड में ऑलरेडी ये काम हो रहा है। अब लेट्स से कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाता हूँ यूके में, और एज्यूमिंग कि उस हेल्थ इंश्योरेंस वालों के पास आपका डेटा है, उन्होंने बाय किया हुआ है किसी कंपनी से, फेसबुक से, किसी से भी, जहाँ पे आप बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन करते हैं। तो अगर उसको पता चल जाए कि आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, तो वो आपको प्रीमियम ज़्यादा देगा। अब आप उससे जाके पूछेंगे भाई आपको कैसे पता चला मेरी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, मैंने तो फॉर्म में लिख के नहीं दिया। बट उनके पास आपका सारा डेटा मौजूद है कि आप किस तरह का आपका ईटिंग बिहेवियर है, कल को हेल्थ रिस्क ज़्यादा हो सकता है, इसलिए दे चार्ज यू मोर प्रीमियम। सिमिलरली अगर कोई फीमेल जॉब के लिए जाती हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, तो कुड बी द रीज़न कि उनको पता चल गया कि शी इज़ लुकिंग फॉर सम प्रोडक्ट्स जो कि प्रेगनेंसी से लिंक्ड हैं, तो शी माइट बी गेटिंग प्रेग्नेंट इन फ्यूचर। तो हमारे लिए वहाँ पे क्योंकि बहुत लंबी लंबी लीव्स होती हैं, खासतौर पे यूरोप में, साल साल 1.5 साल आपको पेड लीव देनी पड़ती है एम्प्लॉयर्स को, और काम उसमें ज़ाहिर लीव है तो काम कुछ भी नहीं होता, तो दोज एम्प्लॉयज आर एक्सपेंसिव फॉर देम। तो इस वजह से ये दो तीन एग्जांपल्स ऐसी हैं जिससे आपके डेटा को आपके खिलाफ यूज किया जाता है। आप फॉर्म में जो लिख रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारा डेटा है जो आपने खुद ही दिया है उनको, बिकॉज ऑफ ओपन इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन फेसबुक और एवरीवेयर एल्स। एआई इज द सेम, जितनी चीजें आप उनको देते जाएंगे, उतना आप उनके पास डेटा रिपॉजिटरी बढ़ती जाएगी, एंड दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। और यहाँ पे मैंने वो बातें नहीं लिखी जो आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें करते हैं, कभी हम फेसबुक पे बैठ के सियासत की हो, रिलीजन की हो, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें बिल्कुल इसमें से माइनस है। ये सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। सेंसरशिप का ये बहुत छोटा सा पॉइंट ये है कि आप अगर कोई रिलीजियस पॉइंट उससे पूछेंगे, तो अगर एथिक्स का कोड वो अपना जिसने उसको बनाया है वो उसको फॉलो करेगा तो आपको आंसर देगा, वरना आपको आंसर नहीं देगा। तो इट इज़ नॉट न्यूट्रल एट ऑल इन एनी वे। अह, चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें और इसमें लिखी हुई हैं, बाद में अगर किसी को इसकी किसी ने अगर पिक्चर लेनी है तो ले लें। दीज आर वेरी गुड टूल्स। जो एआई के टूल्स हैं, आप अपनी रिसर्च के लिए, अपनी लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। शुरू के जो टूल्स हैं ये रिसर्च के पेपर्स ढूंढने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी नेटवर्क पेपर्स का कैसे बनता है उसके लिए जो मैंने बोल्ड लाइंस बनाई हुई है ना इसमें, जो रिसर्च रैबिट कनेक्टेड पेपर्स, लिट मैप्स, वो हैं जो आपको कनेक्शन बना के दिखाएंगे कि कौन किसको साइट कर रहा है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर साइटेशन एनालिसिस। ऊपर जो है वो आपको लिटरेचर रिव्यू के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और नीचे जो 5 हैं वो जनरल आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, राइटअप को इम्प्रूव करने के लिए, इस तरह के टूल्स हैं। तो होपफुली दे बी यूजफुल। कुछ कुछ स्लाइड्स और हैं, बट आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। ओवर टू यू फराज साहब। Okay, thank you so much, Dr. Ali, for this wonderful presentation. You actually gave a bird eye view that how AI is changing international landscape of education and how it can potentially positive effect if we just transform our the way we think and the way we implement our policies at home. We cannot leave everything to government. We have to do ourselves for our people as well. So I would like you to spend 1 or 2 more minutes uh, इन एक्सप्लेनिंग हाउ टू राइट ए गुड प्रॉम्प्ट, क्योंकि बहुत सारे सभी जितनी ऑडियंस है हमारी, either they are university teachers, researchers, or students, they have to write prompts for their everyday tasks, for making assignments, for doing research and anything. So what are the 2 or 3 basic features a good prompt actually includes? Thank you, Dr. Faraz. And those are the slides that I skipped. So let's go back to them. ओके, लेट्स गो बैक टू देम। तो एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट में जितना ज़्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से या किसी से भी ले सकें, वो कैसे लें। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैंने भी पहली दफ़ा सुना ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, तो मैंने कहा यार क्या जरूरत है? मैं जब एक दफा चैट जीपीटी से पूछता हूँ, वो मुझे गलत आंसर देता है, फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं इसको ऐसे करके दो, फिर वो सही करके देता है, फिर मैं 2-3 दफा 3-4 आइट्रेशन में अपना काम करवा लेता हूँ। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैं क्यों फोकस करूँ? पर द रीजन इज के देखें, आपने अगर फ्री चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स देता है, जिसमें आप उसका बेस्ट वर्जन GPT-5 यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो आपको ओल्डर वर्जन पे ले जाएगा। क्लॉड में किसी और उसमें जाएंगे तो वो आपको टोटल ही थोड़े से प्रॉम्प्ट्स देंगे, जिसमें आप मैक्सिमम उनका जो सिस्टम है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो लिमिट आना शुरू हो जाएगी, दे लास्ट यू टू पे फॉर इट।
पेड सिस्टम में भी अनलिमिटेड नहीं होता, उसमें भी अगर आप इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं तो मे बी इट्स फाइन, बट अगर कंपनी में यूज करते हैं तो एक हर कोई अगर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दे रहा है तो थोड़ी देर में जाके उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जो टास्क एक दफा उसको दे रहे हैं वो पहली दफा में ही कंप्लीट करके दे दें, ताकि एक ही दफा वो रन करे। और इसको कहते हैं टोकन्स। अगर एक दफा आपने चैट जीपीटी को कुछ करने को दिया तो यूजुअली लेट्स से एज्यूम, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने टोकन यूज होते हैं, लेट्स से एक टोकन यूज हो गया और आपके पास टोटल है 5 टोकन। एक दफा की कमांड में चाहे आपने कहा मुझे क्लाइमेट चेंज पे एक ऐसे लिख दो, दैट इज ऑल्सो 1 टोकन। लेकिन अगर आपने एक पेज का उसको कमांड पूरे प्रॉम्प्ट बनाकर दिया है कि मुझे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऐसे चाहिए है विद रीसेंट पेपर्स फ्रॉम दीज जर्नल्स, साइटेशंस के साथ एपीए साइटेशन उसकी होनी चाहिए, आउटपुट मुझे डीओसीएक्स फॉर्मेट में चाहिए एंड सो ऑन, पूरी चीज कंप्लीट करके एक साथ आप दे दें, तब भी वो एक टोकन ही है। तो इसका ये मतलब हो गया 5 टोकन में 5 डॉक्यूमेंट लिखवा सकते हैं, या 5 टोकन में बिल्कुल हैphazardly जिस तरह मैं करता हूँ यूजुअली 5 टोकन में आपको एक डॉक्यूमेंट भी सही तरह का नहीं मिलेगा। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो ऊपर आपने गलती की है उसको याद रहती है, उसी पे बिल्ड करता जाता है वो। तो जो 2-3 चीजें आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में खास तौर पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हो, जनरल नहीं हो। आपने ऐसे लिखवाने तो ऐसे कहेंगे, रिसर्च पेपर लिखाने तो रिसर्च पेपर, न्यूज़पेपर आर्टिकल की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उसको आप कहेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल तो वो उस तरह के तरीके से लिख के देगा। किस ऑडियंस के लिए लिख के दे रहे हैं, स्टाइल क्या होना चाहिए, उसकी कुछ एग्जाम्पल आप दे दें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट देना है, और ये जो डिफाइंड रोल है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा स्टॉक के बाद, आपके पास सबके पास चैट जीपीटी कहीं ना कहीं आपने यूज किया होगा, उसको खोलें, एक एक्सपेरिमेंट करें, कोई एक टास्क उसको दें एक लाइन में, और उसके बाद वही टास्क रिपीट करें बाय गिविंग दिस एडिशनल प्रॉम्प्ट एट द टॉप, यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग। तो आप उसको कहेंगे मुझे लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे लीगल कोई चीज बता दो, लीगल कोई इससे क्वेश्चन पूछ ले, और दूसरी दफा आप उसको बोलें कि यू आर ए लीगल एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, अब मुझे ये काम करके दो, आपको बिल्कुल डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोल उसको बताएं कि उसका रोल क्या है, उस लीगल एक्सपर्ट है तो वो उसी, अब उसके पास एक नॉलेज की पूरी दुनिया है। लीगल एक्सपर्ट बताने से क्या होता है, वो उस दुनिया में जाएगा, उस पार्ट में जाएगा जहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके पड़े हुए हैं, जहां पे वो इंफॉर्मेशन काम की है, ताकि वो इधर उधर की हेलुसिनेशन ना करे। तो इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई, आउटपुट क्लियर हो गया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपने दे दी, एग्जाम्पल्स आप उसको दे दें कि फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल का ये है कि 2-3 एग्जाम्पल्स आप दे दें कि आउटपुट में कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो उसको पता चल जाएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। और यूजुअली ये होता है कि चेन ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च पेपर में जिसने भी रिसर्च पेपर लिखा है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव, तो इंट्रोडक्शन होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, उसके बाद फिर मेथोडोलॉजी होती है, फिर रिजल्ट्स होते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। तो एक एक करके आप उसको बताते जाएंगे कि इंट्रोडक्शन में ये सेक्शन होने चाहिए, फिर लिटरेचर रिव्यू में ये होना चाहिए, इसकी ये मिलेगा। जितना आप उसको लूज एंड छोड़ेंगे वो अपनी तरफ से जो उसके दिल में आएगा वो करता रहेगा। इसी हिसाब से, हाँ, लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उससे करवाई है जो फैक्चुअल है, किसी डेटा की बेसिस पे, कि कोई एक्चुअल डेटा आपने पूछा है, उसमें उससे कहें कि खुद ही वेरीफाई करके दो। आपने जो आंसर दिया है उसको कहें एआई ने जो आंसर दिया है वो खुद ही जाए वेरीफाई करे, और वो वेरिफिकेशन हो जाए तो ठीक है, वरना फिर उसको रिवाइज करके मुझे बताओ कि आपने वेरीफाई कहाँ से किया। तो ये 2-4 चीजें आप अगर कर लें तो इससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफी बेहतर हो जाती है। एक टूल है, फाइनली लास्ट पॉइंट इसके ऊपर, उसको हम कहते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप अपने पास नोट कर लें। उस हमारी एक स्टूडेंट थी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस की, नस्ट की, शी इज़ इन जर्मनी नाउ, डॉयचे टेलीकॉम में वो काम करती हैं। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक ऐप बनाई है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्लूरैलिटी नेटवर्क। प्लूरैलिटी नेटवर्क, ये आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर ही उस टूल का ना इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा होता है। दिस टूल वंस इंस्टॉल्ड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ईमेल देनी पड़ेगी, वो आपको कोड दे देंगे लॉगिन करने के लिए, वेरी सिंपल, 2 मिनट लगते हैं। जब इंस्टॉल हो जाए ना तो आप जब नेक्स्ट टाइम चैट जीपीटी खोलेंगे, क्लाउड खोलेंगे, ग्रॉक खोलेंगे, तो आपकी जो सर्च की बार होती है ना उसके साइड पे उसका आइकन बना आना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपने प्रॉम्प्ट लिखा है जैसा भी इधर उधर का देसी फॉर्मेट में,
आप उसको ऑप्टिमाइज करने बोलेंगे तो वो आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ एक आउटपुट दे देगा। तो Right. आपकी प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू जितना वो मैक्सिमम हेल्प कर सकता है वो हेल्प करके आपका प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट बेहतर कर देगा, एंड इट इज़ अ फ्री टूल। तो डू ट्राई इट, अगर नहीं मिलता तो मुझे बता जाइएगा, मैं लिंक भेज दूंगा। बट प्लूरैलिटी नेटवर्क इज द कंपनी, उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन अ नटशेल। Thank you so much, Dr. Ali. Now, floor is open for the questions, and we would like as much questions as possible. But like as just Dr. Ali explained, कि आपके prompt की तरह आपका question भी बड़ा well articulated होगा, तो Dr. Ali आपको GPT की तरह बड़ा required answer देंगे. And you can ask any question related to AI. इसमें कुछ चैट में भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी देख लेते हैं। Let's see अगर किसी ने लिख के question पूछा है तो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। एक क्वेश्चन इसमें नीचे है जिसमें है कि व्हेन वी, मिस इरम का है, व्हेन वी राइट आर्टिकल इफ वी गेट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम राइटिंग देन हाउ कैन वी विल डू। अगर मिस इरम हैं और अगर वो लाइव आके हमसे पूछ सकें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपने रिसर्च की इंटरप्रिटेशन चैट जीपीटी से करवाई है, यहाँ तक तो समझ आ गया, बट प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आई मुझे, अगर मिस इरम हैं अवेलेबल तो। I think she wants to ask कि एक अच्छे मैनर में और मोस्ट रेलिवेंट इंटरप्रिटेशन कैसे करवाई जा सकती है, शायद शी वांट्स टू आस्क दिस. हाँ, कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि करवानी भी चाहिए कि नहीं है। क्योंकि द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि मैं क्योंकि एडिटर भी हूँ जर्नल का इधर, तो मेरे पास अगर कोई पेपर ऐसा आता है जिसमें 60-70% एआई होता है, तो आई फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू बिलीव कि सिर्फ लैंग्वेज एडिटिंग के लिए यूज हुआ होगा। मुझे ये फिर बिलीव करना पड़ता है कि ये शायद एआई से ही जनरेटेड है सारा कुछ, जो भी रिजल्ट्स उसने लिखा है। तो आप हेल्प ज़रूर लें। हेल्प इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ अपने स्टूडेंट से मैं कैसे करवाता हूँ। अगर किसी को इकोनोमेट्रिक्स की हेल्प में, इकोनोमेट्रिक्स की यूजेज में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो मैं उनको क्या बताता हूँ कि चैट जीपीटी से एग्जैक्टली बताओ कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल का यूनिट क्या था, लॉग में लिया है नहीं लिया है, मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की है तुमने, राइट हैंड साइड का लेबल कौन सा है, उसकी सारी यूनिट वगैरह बता के उसको कहो मेरा ये कोफिशिएंट है और मेरा ये स्टैंडर्ड एरर आया है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है मुझे बता दो। अब जो उसने करके दिया है ना वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है फिर। आप समझ लें अगर ऑड्स रेशो में है तो ऑड्स रेशो कैसे इंटरप्रेट होते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी में कर सकते हैं उसको, या ऑड्स में कर सकते हैं, या परसेंटेज में कर सकते हैं। जो आपको कोई डेटा सेट आपके पास मौजूद है बट यू डोंट नो कि कौन सी मेथडोलॉजीज पे लगनी चाहिए, तो अगर आप उसको डिटेल में बता देंगे कौन कौन सा किस किस तरह के वेरिएबल्स आपके पास क्या है, तो आपको इस डेटा में फॉर एग्जाम्पल डेटा यूज करता हूँ, अगर आप आर यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं, उसको बता दें वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोड लिख के दे देगा। तो दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ इट। बट जैसे ये वाली स्लाइड जो हमारे पास सामने है, होपफुली आपके सामने होगी, जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको ओवर यूज नहीं करना। कुछ लोग इसको घोस्ट राइटर की तरह यूज करते हैं, सेकंड बुलेट बुलेट पॉइंट है इस ये आपका असिस्टेंट है, घोस्ट राइटर नहीं बनाना आपने इसको। तो अगर इंटरप्रिटेशन इससे करवा के आपने डाल दी ना अपने पेपर में, तो वो बैकफायर कर जाएगी और फिर वो गलत काम हो जाता है। तो आई होप दैट इट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर आप इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहें, अगर मैंने नहीं आंसर किया तो जस्ट लेट मी नो। अगर लाइव आ जाए तो और बेहतर है, वरना टेक्स्ट में बता दें, मैं और देख लेता Another way हूँ। of doing the same, another हाँ। way of doing the same is कि जब आप एक रिसर्च पेपर आपने लिख लिया, आप रिसर्च कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने लिटरेचर रिव्यू भी किया, तो जो मोस्ट आपका जिसको हम कहते हैं बेस पेपर या मॉडल पेपर जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, यू कैन हम्म। जस्ट अपलोड दैट टू चैट जीपीटी और एनी अदर ऐप. आप वो वंस आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे दें कि इस पेपर को लर्न करें, देखें इंटरप्रिटेशंस कैसे की गई,
तो वो उसको कुछ पॉइंट्स में बताता है, 10 या 12 पॉइंट्स में, कि इस पेपर में ये है और इन इन चीजों को मद्देनजर रख के इंटरप्रिटेशन की गई है। हम्म। देन यू जस्ट पुट दैट टेबल जहां पे आपने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन किया और अपने रिग्रेशन के रिजल्ट्स। अब आप उससे कह सकते हैं कि इस पेपर को बेस बना के जिस तरह इसने अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया, आप मेरे रिजल्ट्स को वैसे इंटरप्रेट कर दें, हम्म। इसी लेंथ में, इसी डेप्थ में, इसी थ्योरेटिकल फाउंडेशन के साथ। लेटर ऑन आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर लिटरेचर यू हैव रेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिस कुरतुलैन ने पूछा है कि स्टूडेंट्स के काम को कैसे पता करें कि एआई से है कि नहीं। जो मुझे समझ में आता है, किसी को भी नहीं पता मैम इसका आंसर, हार्वर्ड को भी नहीं पता। बट मुझे जो समझ में आता है अभी तक वो ये है कि आपको ओरल एग्जाम करने पड़ेंगे, या तो प्रेजेंटेशंस करवाएं उनसे, फिर आप फॉरन लाइव क्वेश्चंस पूछें जिसमें वो एआई से पूछ के जवाब ना दे सके आपको, या ओरल एग्जाम कर लें। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि एआई से उनको रोक भी नहीं सकते, आप रोकना चाहिए भी नहीं। तो बेस्ट एग्जाम का मेथड यही है कि आप उनसे लाइव सवाल जवाब करें, उनको पता होगा तो जवाब दे पाएंगे, एआई से कराए तो वहीं फंस जाएंगे वो। सो दिस इज व्हाट आई प्लान टू डू लेटर ऑन एज वेल। Great. अरसलान साहब ने पूछा है कि एआई का जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई थिंक काफ़ी डिटेल में हमने बात की है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा इकोनॉमिक फोरम से, तो आप उसमें देख लीजिएगा। हाउ विल वी फिल द गैप इन आवर गवर्नमेंट लोकल स्कूल्स रिगार्डिंग एआई एजुकेशन एंड एडॉप्शन। हम्म। जी ओवैस साहब, ये प्रॉब्लम तो है। वो मेन प्रॉब्लम इसी वजह से कि अगर कंप्यूटर ही नहीं है तो जब तक डिजिटल डिवाइड नहीं कवर होगा ये एआई भी कवर नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों की है जो गवर्नमेंट स्कूलों से निकाल कर अपनी सेल्फ क्रिएटेड एजुकेशन में डालना चाह रहे हैं। तो उससे हम बच जाएं, कम से कम एजुकेशन के ऊपर फोकस इस तरह से हो जाए कि हम इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है तो इंटरनेट और कंप्यूटर तो दूर की बात हो गई। ये जब तक नहीं एक्सेस होंगे तो एआई को इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा मुश्किल। ग्राफ बनाया था जिसमें ये कंपेयर किया था कि लिटरेसी रेट कितना है, बहुत सारे कंट्रीज मिलते जुलते पाकिस्तान से, और उसी के साथ कंपेयर किया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कितना है। तो वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एंड ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर टफ है। आंसर यही है कि आपको एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर उनकी इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर और इंटरनेट को एक्सेस देंगे, तब ही जाके फिर एआई पे फोकस हो सकेगा, अदरवाइज नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी अगर इसमें डिटेल मजीद आपने देखनी है तो काफ़ी सारे टूल्स हैं यूट्यूब के ऊपर भी, उससे आप लर्न कर सकते हैं। बट जो तीन चार चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, अगर इस पे भी फोकस कर लें तो भी ठीक है। और प्लूरैलिटी नेटवर्क वाली ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपको वैसे भी प्रॉम्प्ट इम्प्रूव करके वो दे देगा। तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोकस पे नहीं करना आपने, पर यही है कि आपने टोकन्स बचाने हैं अपने, जितने कम से कम बारी में आप अपना पूरा काम करवा लें, दैट इज़ द बेस्ट वे। और सब कुछ लोग ये भी करते हैं, जो अच्छे एआई यूज़ करने वाले हैं ना, उनके पास आप कंप्यूटर जब जाके देखेंगे तो तीन चार एआई टूल्स एक साथ खुले होते हैं उनके पास। चैट जीपीटी भी खुला होगा, ग्रोक भी खुला होगा, क्लाउड भी खुला होगा, इसी तरह दो चार खुले होंगे। एक से वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवा लेते हैं, उसको कहते हैं यू आर अ प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट, मुझे ये काम चाहिए, जरा डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दो। उस प्रॉम्प्ट को उठा के भी चैट जीपीटी से पूछ लिया आपने, काम करवाया ग्रोक से, उठा के पूछ लिया चैट जीपीटी से, एट द एंड ऑफ द डे आपका काम हो जाता है। तो बट ये मेन पॉइंट्स भी कवर कर जाए तो दैट शुड बी ओके। रिकॉर्डेड वीडियो आई थिंक वो है, आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। रिसर्च पेपर एंड गेट मैक्सिमाइज नॉलेज यूजिंग द पर्टिकुलर एआई टूल। अच्छा, ग्रामर मिस्टेक्स के लिए, इन चीज़ों के लिए तो ग्रामरली इज बेस्ट। और पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंटियर भी देता है ये ना, एक्सेस टू पेड ग्रामरली एंड स्टफ, मैं भी इनका यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। तो आप वो यूज़ कर लें ग्रामरली उनके लिए। और जो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि पेपर के अंदर से काम की चीज़ें कैसे निकालनी है, तो मैं अपनी स्लाइड पे वापस जाके आपको ये जो मैंने टेबल दिखाया है ना, इसमें से पेपर गाइड डॉट ए आई खोलिएगा अपने टाइम के ऊपर। ये इसमें क्या होगा, जो आप चैट जीपीटी से अगर कोई रिसर्च का काम कराते हैं तो अक्सर वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट का मतलब है कि आपको फेक रिसर्च आर्टिकल बनाकर देगा, आपको कहेगा ये बात है और साइट करके देगा एक बिल्कुल ही रैंडम सा नाम जो एग्जिस्ट नहीं करता,
और रैंडम से पेपर का खुद ही से रेफरेंस बना के डाल देगा। वो इवन हेलुसिनेशन फेक कहलाता डीओआई, इवन फेक डीओआई एज वेल। है, एक डीओआई एज वेल। तो समटाइम्स ये होता है इधर उधर होती है। ये जो टूल्स है ना, पेपर गाइड हो गया, साइट.ai हो गया, कंसेंसस ऐप हो गया, इसमें हेलुसिनेशन नहीं है। ये आपको एग्जैक्ट पेपर ढूंढ के देंगे। खास तौर पे जो मुझे पर्सनली पसंद है, उसमें लिमिटेशन है ज़ाहिर है फ्री वर्जन में, बट पेपर परप्लेक्सिटी। गाइड.ai को अगर आप खोलें तो इसमें आपको पूरा मैट्रिक्स बनाकर देता है, 10-15 पेपर जो वो ढूंढ के देगा। और राइट साइड के ऊपर उसमें ऑप्शन आ रहा होता है कि आप इसमें से रिसर्च फाइंडिंग सारे पेपर्स की फैच करके दो। तो फैच करके आपको एक एक पेपर की बताएगा इसमें मेथोडोलॉजी कौन सी यूज हुई है, जैसे एक्सेल की शीट पूरी बना के देता है वो। एलिसिट दैट इज डॉट ए वेरी। आई एज वेल, एलिसिट डॉट ए आई एज वेल, अच्छा, उसमें एलिसिट। भी होता हाँ, आप जस्ट है उसमें एलिसिट। एलिसिट, उसमें जस्ट आप जैसे एक्सेल में हम शीट बनाया करते थे लिटरेचर रिव्यू की, उसमें आप चार हम्म। से पांच कॉलम्स उसको बता दें और एक्सप्लेन कर दें कि हर कॉलम में आपको क्या क्या चाहिए, वो बेस्ट है। तो आपको ये रेलिवेंट सेकंड पेपर्स के वो सेकंड में जो पूरी। लिखा हुआ है, सेकंड सेकंड वन रो में इज। ये बेसिकली, थैंक यू टू डॉक्टर फराज एज वेल, इनकी स्लाइड से भी मैंने कुछ चीजें ली है। ही वाज वेरी काइंड शेयर स्लाइड्स। तो वेलकम एलिसिट मैंने शायद इनकी स्लाइड से लिया था, तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर फॉर शेयरिंग इट विद मी। तो सर, ये वेलकम। फराज साहब एंड जो वन मोर बता थिंग, रहे हैं सेकंड वाला आई है थिंक इसका। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर जो भी रिसर्चर है, मेरा ख्याल है नोटबुक एलएम चैट जीपीटी की वजह से शायद जरा फेड हुआ हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिव वंडरफुल टूल नोटबुक एलएम है। आप जितने भी रिसर्च पेपर हैं टॉपिक से रिलेटेड डाउनलोड कर लें, एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग वर्किंग ऑन देम, तो आप उसको उसमें अपलोड करें, वो आपको उसका पॉडकास्ट बना देगा 15 20 25 मिनट का, जिसमें एक एंकर क्वेश्चन पूछेगा एक एक्सपर्ट से, और वो सवाल जवाब में आपको उन सब पेपर्स का जो जिस्ट ऑफ द टॉपिक है वो कन्वे। तो दैट इज ये वंडरफुल, दो और वो पॉडकास्ट आप उर्दू में भी बना सकते हैं। ये 2 दिन पहले ही मुझे पता चला इस टूल का, तो वेरी वेरी गुड। यस, ये नोटबुक एलम का अपने पास आप लिख लें, जो भी ऑडियंस है। इट्स ऑल्सो, ये गूगल का है ना? यस, एंड हाँ। फ्री, इट्स फ्री। नोटबुक एलएम इज वेरी वेरी गुड। तो ये चीज़ें समराइज करने में बड़ी ज़बरदस्त हैं। जाहिर है कि सारे फ्री के और इन चीज़ों के मसाइल होते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी में भी जो आप अपना एजेंट बनाते हैं ना, अगर आप अपना एजेंट बना के उसको सारी पीडीएफ्स दे दें तो भी बड़ा ज़बरदस्त वो काम करता है। सिर्फ जनरली चैट करने के बजाय अगर आप उसके लेफ्ट साइड पे जाएं, पेड वर्जन में आई थिंक अवेलेबल होता है। और अगेन पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रंटियर वाले देते हैं, इसका इतना मुश्किल महंगा नहीं है। अगर आप उसको लेकर यूज करें और उसकी एक अपना एजेंट बना लें जीपीटी का, उसके अंदर पीडीएफ ऐड कर दें, मे बी इसके ऊपर भी कोई ट्यूटोरियल कभी हम कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। बट जो फ्री टूल्स हैं पहले हम उसको यूज करें, सारा मकसद ही यही है। लर्निंग से सबकी इफेक्ट हो रही है, तो व्हाई डोंट वी ट्राई एवरीथिंग, जस्ट टेस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फ्री, सो व्हाई डॉक्टर नॉट। अली, फ्रॉम योर जस्ट व्हाट यू सेड, कि हम जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अगर अपनी राय दे दें कि फर्दर किन एक दो टूल्स पे वो चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट टॉक रखें, तो हम उसको एक टेलर कट टॉक बना के एक पर्टिकुलर टॉक फॉर द टारगेटेड ऑडियंस वो भी कर सकते हैं। खान ने मुझे कहा था कि ऑडियंस विल बी अलाउड टू स्पीक, लेकिन इसमें मैं चैट में देख रहा हूँ कि कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, बट वो हम शायद ऑप्शन नहीं दिया हमने उनको स्पीक करने का। मैडम नाजिश, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए पार्टिसिपेंट्स को, दे वांट टू अगर आस्क कोई क्वेश्चन। करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मोहम्मद अवैस साहब हैं जो करना चाहते हैं। जी सर, मैंने अवैध साहब को अनम्यूट किया है। एक्चुअली वो डिस्टॉर्शन आ जाती है ना, तो वो हाथ खड़ा करें जो जैसे वो आता है, तो फिर उसके बाद मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन करना है वो हैंड रेस कर लें। तो मोहम्मद अवैस साहब ने किया है, प्लीज उनको अनम्यूट कर दें। जी मोहम्मद अवैस साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। सर, मैं कुछ बहुत अच्छा ये सेशन रहा। मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। गूगल के जितने भी हमारे एआई टूल्स हैं, जो हम स्टूडेंट हैं उनको हम एज अ फ्री यूज कर सकते हैं 1 साल के लिए। जो भी स्टूडेंट जिनके पास हमारे स्टूडेंट कार्ड्स हैं, वो अगर गूगल पर उसको अपलोड करें, तो गूगल जो है वो आपके जितने भी गूगल के एआई टूल्स हैं वो आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री देता है, विदाउट एनी लिमिटेशन। बिल्कुल। चाहे वो VO3 हो या जो भी हैं, वो सारे जो हैं वो आपको फ्री देता है। ये मैंने करना चाहता हूँ कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको जो है वो प्रीमियम उसका यूज कर सकते थैंक यू फॉर ग्रेट, शेयरिंग। थैंक यू सो मच अवैस साहब, थैंक यू सो मच। हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम मैम। जी मैडम प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ और जाहिर है बच्चों को भी हम करा रहे होते हैं और मैं भी क्वाइट मोटिवेटेड हूँ कि बच्चों को हम इक्विप करें कि वो भी एआई का सही यूज़ करें, क्योंकि हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए कि जो एक हेल्पफुल चीज़ें हैं उनको हम लेके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शुरू में ही जैसे मैं पीएचडी में इनरोल हुई और मैंने अपना आइडिया शेयर किया चैट जीपीटी के साथ और एक रफ स्ट्रक्चर उसको दिया कि मुझे इसको ना मॉडिफाई करके दो, तो मुझे बहुत से लोगों ने वहीं पे रोक दिया कि ये तो आप गलत कर रही हैं, ये तो सारी चीजें जो हैं प्लेजराइज्ड हो जाएंगी आपकी। मतलब मैंने एक फुल चैप्टर अपना खुद से राइट अप किया और मैंने उसको कहा कि मुझे ये मेरा टाइटल है और कुछ समरी दी कि मुझे इसका माइनर एक चैप्टर का जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना वो लिख के दे दें कि थोड़े की पॉइंट्स टाइप ना। तो मैं वहीं पे ही रुक गई कि अगर इतना ही लिमिटेड इसका यूज है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसके इस्तेमाल का। तो सॉरी मैंने थोड़ा शुरू में ज्वाइन नहीं किया, मे बी आपने शुरू में डिस्कस कर दिया हो ये बातें, तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दें कि अगर हम अपना टूटा फूटा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या अपनी रफ इंग्लिश में अपने जो भी चीजें शेयर करते हैं क्या हम उनको मॉडिफाई करा सकते हैं, क्या वो भी प्लेजराइज्ड होंगी? बात की थी। इस वक्त मसला ये है कि जो भी टूल्स एआई डिटेक्शन के हैं वो इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं करते कि आपने सिर्फ लैंग्वेज इससे एडिट करवाई है या सारा काम इसी से करवाया है। अब जैसे मैंने क्लाउड की बात की है ना, आप चैट जीपीटी से कहें मुझे आर्टिकल लिख के दो, वो मेरे ख्याल से एक पेज 1.5 पेज का लिख के देगा। आप जितना भी उसको पुश कर ले वो 3-4 पेज पे चले जाएगा शायद, जो जनरल वाला चैट जीपीटी है। क्लाउड कैन गो फॉर मैनी पेजेस। आप उससे पूरा आर्टिकल लिखवा लें, 200 पेज का भी लिख के दे देगा। अब मसला ये है, डू वी वांट, पास कोई जर्नल पेपर आता है फॉर माय जर्नल और उसमें वो 100% एआई बताता है, तो मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फैक्ट कि उसने सारा का सारा एआई से लिखवा दिया है या उसने टूटी फूटी इंग्लिश लिख के उसको चेंज करवाया है। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिशन का टाइम है हमारा, इसमें थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ इस वक्त अपने स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ, अगर आपने ग्रामरली की ऐप यूज़ की है तो उसका जो टूल इम्बेड हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वो बताता जाता है यहाँ पे एरर्स हैं। तो उसमें पहला एक ऑप्शन होता है, उसमें बहुत लाइट एडिटिंग वो कर रहा होता है, कुछ ग्रामर की मिस्टेक, उस करेक्शन को फॉलो कर लें तो उसमें फिर एआई के डिटेक्ट होने के चांसेस ये चीज़ें कम हो जाती हैं। जहाँ उसमें फिर ना फिर लास्ट ऑप्शन होता है एआई इंप्रूवमेंट का, जहाँ उसने स्ट्रक्चर चेंज किया ना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाया, कुछ ऐसी चीजें की, वो सारा कुछ फिर एआई में आ जाएगा। अम, जो हम भी स्टूडेंट से काम करवाते हैं तो हम उनको ये कभी नहीं कहते कि इंट्रोडक्शन आप एआई से लिखवा लें, क्योंकि देखें ये एआई से लिखवाने का मतलब ये हो गया बिल्कुल सिंपल लफ्जों में कि आपने अपनी थिंकिंग का काम आउटसोर्स कर दिया एआई को। दैट इज समथिंग वी शुड नॉट रिकमेंड एंड वी शुड नॉट डू। हाँ, ये और बात है कि एक चीज़ आपने लिख ली है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस मांग लें। मैं कभी ये करता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ और जैसे राइटर ब्लॉक आता है ना, समझ में नहीं आता कि यार इसमें लिखे हुए में मज़ा भी नहीं आ रहा बट समझ नहीं आ रही प्रॉब्लम है किधर, तो मैं एआई को देता हूँ, उसको कहता हूँ यार मुझे बताओ कि इसमें चेंजेस किधर करनी है, तो मुझे बताता है इस पैराग्राफ को ऊपर ले जाओ, इस आर्गुमेंट को नीचे बताओ, ऊपर नहीं बताओ। तो दैट इज नॉट गोइंग टू पिक एआई इन इट, क्योंकि मेरी अपनी चीज़ ही है, मैं सिर्फ ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत ग्रामर की चेंजेस हैं इधर उधर, वो मैं कर रहा हूँ। तो बेसिक्स हमें रिसर्च राइटिंग की पता हो और एआई के टूल को अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम यूज कर लें। दैट वुड बी माय आंसर। एंड डॉक्टर अली थैंक आप यू। वन मोर अगर थिंग आपको कुछ ऐड करना कि है तो। इसमें जब स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना हो तो व्हाट यूजुअली आई डू कि अगर एक बात मैंने पूरी पहले लिख लिया खुद से, तो आई जस्ट पिक लाइक 1 or 2 टॉप नॉच ऑथर्स ऑफ दैट फील्ड एंड आई जस्ट आस्क एआई टूल के लाइक चैट जीपीटी कि इसी इंट्रोडक्शन को फॉर एग्जांपल से इफ डेविड बी ऑल्ड्रिज लिखे तो वो कैसे लिखेगा। हम्म। तो या डगलस नार्थ अगर लिखता है, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स का मैं काम कर रहा हूँ तो कैसे लिखेगा। तो वो जिस तरह से फिर वो प्रेजेंट करता है आपके ही आर्ग्यूमेंट्स को एज इफ वर रिटन बाय डगलस नॉर्थ, वो बड़ा जबरदस्त एक स्ट्रक्चर देता है। आप उसको लेटर ऑन अपनी वर्डिंग में स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं।
बट ऑफ कोर्स अगर आप उसको एज इट इज पिक कर लेते हैं तो वो तो दैट्स लाइक एन एथिकल इशू, और वो डिटेक्टेबल है, क्वाइट डिटेक्टेबल, और इतना डिटेक्टेबल है कि वो अगर अब वो 50% को भी 100% दे देता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एक डिटेक्शन बार चल रही है और दूसरे अनडिटेक्शन के साथ ऑन डेली बेसिस बल्कि आवरली बेसिस इंप्रूव कर रहे हैं। और जो उसको ह्यूमनाइज करने वाले सॉफ्टवेयर हैं वो एवरी मिनट अपने एल्गोरिथम को इम्प्रूव करें, बिकॉज दे हैव टू अर्न फ्रॉम दैट। तो बेहतर है कि अगर हम उसको अपनी वर्डिंग में लिखें, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां से ले लें, एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर आ जाता है कि अगर कोई बहुत अच्छा ऑथर इसको लिखे जो फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो कैसे लिखेगा और आर्ग्यूमेंट्स को किस तरतीब से प्रेजेंट करेगा। इसमें एक चीज़ और भी मुझे लगता है फ्यूचर में होगी, वो ये कि शायद एआई राइटिंग को हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। उसकी वजह ये है कि अपेरेंटली जो मुझे आज तक मैंने ढूंढा है, मुझे नहीं मिले वो टूल्स कौन से हैं। अपेरेंटली देर आर सम वेरी गुड टूल्स आउट देयर दैट 100% ह्यूमनाइज योर 100% एआई डॉक्यूमेंट। मेरे मेरे स्टूडेंट ने मुझे डॉक्यूमेंट लिख कर दिया, मैंने उसको अच्छी तरह खिंचाई की कि यार तुमने क्या किया है। और शी वॉज ऑनेस्ट इनफ, नेक्स्ट टाइम वो लेकर आई, उसने कहा सर आप जरा चेक करें। मैंने चेक किया, 0% एआई। एंड देन आई फाउंड आउट कि कोई फ्रीलांसर्स हैं जो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह स्टूडेंट्स बैठे हैं यूके में, दे आर डूइंग दिस ह्यूमनाइजेशन विद सम सॉफ्टवेयर, और वो 100% एआई से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट को 100% उसने ह्यूमनाइज कर दिया। अब इसका क्या क्या इम्प्लीकेशन है इंस्टीट्यूशन के लेवल पे? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आप कह रहे हैं एआई ना यूज करो, बट द डिटेक्शन टूल दैट यू हैव इज फेलिंग टू रिकॉग्नाइज कि ये एआई का कंटेंट ह्यूमनाइज हुआ हुआ है। तो ह्यूमन ह्यूमन आउटपुट एंड ह्यूमनाइज्ड आउटपुट, इसमें इन दोनों में फर्क ही नहीं कर सकते आप। तो बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक इवेंचुअली इट विल बी अलाउड, सम जर्नल ऑलरेडी कर भी रहे हैं कि आप नीचे लिख दें कि मैंने एआई को यूज किया है, एंड दे अलाउ इट। बट आई थिंक ये आगे चल के होगा, बट अभी नहीं हो रहा। जी, फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। और एंड वन थिंग के जैसे मैडम नाजिश ने लिंक भी शेयर किया, जो लोग चाहते हैं कि उनको इस वेबिनार में पार्टिसिपेशन का ई सर्टिफिकेट दिया जाए, वो प्लीज अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल इन कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल। जी, अब्दुल हनान है सर। अच्छा सर, मुझे ना एक सजेशन चाहिए, बिकॉज के जैसे अभी आपने देखा कि एआई ने ना काफ़ी हद तक अगर दूसरी जॉब्स ली हैं कंटेंट राइटर्स वगैरह की, तो उसमें उसने डेवलपर्स की भी कुछ ना कुछ हद तक कमी की है जॉब्स में। तो हम्म। एज ए स्टूडेंट अब हमें ये बताएं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, एलएलएम की तरफ जाना चाहिए या हमें कंट्रोल साइंस इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए? बिकॉज के अगर देखा जाए तो अभी भी स्टिल कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है और हम्म। हमें इंटर्नशिप भी नहीं मिलती आफ्टर डिग्री। तो इसके लिए मुझे आप सजेशन दें। और दूसरी एक और सजेशन है कि आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि कोर्स कोई बता दें कि जो प्रॉम्प्ट के रिगार्डिंग हो, कोई छोटा कोर्स जिस पे हम कर ले तो हमारी प्रॉम्प्ट बेहतर हो जाए, जो हम एआई को प्रॉम्प्ट दें। यार मैंने पिछले आई थिंक अक्टूबर में नवंबर में किसी क्लास में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था वो कोर्स। मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर डॉक्टर इरफान से मैं शेयर कर दूंगा आपसे, वो ग्रुप में कहीं पे डाल देंगे। आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। एक अच्छा सा कोर्स मिला था, बट ये जनरलाइज किस्म के कोर्सेज ही हैं, आपको यूट्यूब से कोई भी आप पिक कर ले, वो दैट शुड बी इनफ। लेकिन मुझे मिलता है तो मैं शेयर कर दूंगा। जो आपने बात पूछी प्रोग्रामर्स वाली, देखें कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जॉब नहीं खत्म होने लगी, बट उनका द स्किल सेट दैट इज रिक्वायर्ड इज गोइंग टू चेंज एंड हैज चेंज अ लॉट। मतलब ये है कि अब आपको कोडर्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है, कम हो गई है, चलें हमारे यहाँ समझ लें कि कम हो गई है। बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा, एक एक ही लोगों, एक ही बंदे से 20-20 लोगों का काम वो करवा लेते हैं। बट जो थॉट प्रोसेस है उसके पीछे, जो इसकी ऐप डेवलपमेंट के पीछे और 10 चीज़ें और होती हैं, वो अभी भी वैलिड हैं, वो एआई से नहीं करवाता कोई भी। तो आप अपनी स्किल्स को इस तरह से इम्प्रूव करें कि अपने जो कोडिंग वगैरह सीखी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। नाउ ट्राई टू पॉलिश इट यूजिंग एआई। आपने अगर एक बेसिक लेवल पे सीखी है तो ट्राई टू फाइंड अ वे टू इम्प्रूव इट। दैट इज व्हाट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। और ये भी ज़रा देखें, कभी आप किस यूनिवर्सिटी से, इफ आई मे आस्क यू? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ये फराज साहब आपकी यूनिवर्सिटी क्या है इसका मतलब? जी सर, ये BS 7th डेटा एनालिटिक्स का स्टूडेंट है अब्दुल हनान। अच्छा अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या पहला बैच है या पहले कुछ बैचेस आपके निकल चुके हैं? एक ही बैच जी पहला निकला है डाटा एनालिटिक्स का।
निकला है पहले, ओके। तो फराज साहब, अगर आप इनको किसी सीनियर से कनेक्ट करा सकें जो ऑलरेडी मार्केट में एंटर हो चुका है, तो उससे ये होगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो पता चलेगी, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी आपको मिलेगा दैट इज मोस्टली वेस्टर्न। या इंडिया भी आप चले जाए ना, तो इंडिया हमसे बहुत डिफरेंट है कॉन्टेक्स्ट वाइज। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी जैसे प्रोग्राम से निकल कर गया है और अब वो मार्केट में एंटर हुआ है, एंड देन ही कैन टेल यू कि वो क्या क्या जॉब में चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, यू कैन ट्राई टू मास्टर दैट। अगर आप इस चीज़ का वेट करेंगे कि यूनिवर्सिटी करिकुलम को चेंज करेगी, तो शायद मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएं तो जब तक भी नहीं कुछ होने वाला। दिस इज समथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ अनफॉर्चुनेटली। ओके। और दूसरा सर ये कि अगर हमने एआई को ख़त्म ही करना है, तो मतलब जैसे कि अब हम कोई असाइनमेंट यूज़ करें या रिसर्च पेपर यूज़ करें, तो हमें कहा जाता है कि एआई का यूज़ नहीं करना। तो वो क्यों, उसमें क्या रीज़न है? एआई क्या गलत गाइड करता है क्या? अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो वो गलत है? ये इसमें मुझे समझ नहीं आई। राइटअप में आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, राइटअप में कह लें हमेशा। देखिए, ये इसी तरह है ना कि जैसे आप किसी और बंदे से अपना असाइनमेंट करवा रहे हैं। नहीं, आइडिया तो आपका अपना है ना। हु नोज दैट? जब अब जब ये मेरे पास एक आउटपुट आ गया ना, आप देखें, मैंने एक पेज लिख लिया अपनी अपनी देसी, लेट्स से मैंने उर्दू में लिख लिया, एआई को दिया, मैंने कहा ये इसको जरा अच्छी सी अंग्रेजी में करके दे दो, उसने करके दे दिया। मैं उसको डालूंगा, 100% एआई आएगा। नाउ आई नो बडी कैन टेल मी कि मैंने ये मेरा आइडिया नहीं है। इवन दो अगर मेरे साथ कोई और बंदा है जिसने 100% एआई से लिखवाया हुआ है, उसका भी टर्निटिन का 100% है, मेरा भी 100% है। देर इज नो वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिनल आइडिया किसका था और एआई ने क्या निकलवाया। तो इसलिए जो सिमिलैरिटी इंडेक्स वाली थी ना, प्लेजरिज्म वाली बात, कि दूसरे ऑथर का आपने एक पैराग्राफ उठाया, अपने पेपर में अपने नाम से डाल दिया, दिस इज इक्वल टू दैट। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी थिंकिंग ले, एआई से मत लिखवाएं। दैट इज द रीजन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आई हैव डन फ्रॉम माय साइड। Thank you so much. Thank you for थैंक coming यू and asking your questions. जी। अदर पीपल द कुछ लोग पूछ रहे हैं ईमेल किधर शेयर करनी है, तो ऑर्गेनाइजर से मैं कहूँगा कि उनको बता दें। आई डोंट नो दैट। मेरे ख्याल मैडम नाजिश ने ऑलरेडी एक लिंक शेयर किया है चैट ओके। बॉक्स में। उस लिंक को खोलेंगे, आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे देंगे, अपना नाम और ईमेल एड्रेस वगैरह, तो आपको जी ये सर, मैंने सर्टिफिकेट बाद लिंक, में दे दिया जाएगा। जी जी मैंने लिंक शेयर किया, मैं अगेन शेयर कर देती हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप अपनी ईमेल इंफॉर्मेशन वहां पे फिल कर दें तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड थैंक यू। मैडम नाजिश प्लीज आप अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दें, ताकि समवन इफ ही और शी इन फ्यूचर वांट्स टू इंक्वायर के कब सर्टिफिकेट मिलेगा या किसी वजह से ना मिल पाए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की वजह से, तो ही और शी कैन रीच यू आउट एंड आस्क। जी जी ठीक है, मैं अपना ईमेल भेज। अच्छा, मिस्टर आसिम रफीक ने ये बड़ा अच्छी चीज़ शेयर की है। वो कहते हैं कि गूगल का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है जो फ्री है। आई थिंक ये मैंने भी देखा था। वो आप कर लें, अगर फ्री है, गूगल का पढ़ा हुआ है तो आप उससे कर लें, दैट इज ऑल्सो फाइन। मेरे ख्याल से हाफ एन आवर का मैक्सिमम। फराज साहब, फिर कंक्लूड करें इसको, आप बताइए। जी जी जी, अगर लाइक इन केस वी हैव वन वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन तो वी कैन टेक इट, और अदरवाइज वी कैन जस्ट कंक्लूड। यू वेलकम, बहुत शुक्रिया। जी, तो आई थिंक फर्दर क्वेश्चंस नहीं है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस ऑल द पीपल हु जॉइन एंड पार्टिसिपेटेड। वी होप के आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस सेशन से। डॉक्टर अली, thank you so much for this wonderful presentation, for your time, and thank you so much Pakistan Economic Forum for arranging this wonderful webinar, and last but not the least, of course, the audience, and very healthy number of people were there to attend, and most of them, almost all of them, attended all the session. Thank you very much. With this, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.